ओके ना। हेड एंड नेक की आर्टरीज में हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर कि दो मेजर ब्लड सप्लाई के सोर्सेज हैं, एक सबक्लेवियन और एक कॉमन कैरोटिड। कॉमन कैरोटिड को मैंने बताया और हमने बताया आपको कि किसी भी आर्टरी को किस तरीके से टेकअप किया जाता है। उस आर्टरीज में हमने कॉमन कैरोटिड को डिस्कस किया, ऑलमोस्ट ब्रांचलेस है एक्सेप्ट इट्स 2 टर्मिनल ब्रांचेस। उसके बाद हमने वहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को स्टार्ट किया और उसको जाके क्रेनियल कैविटी में उसको टर्मिनेट किया और उससे मिडिल जितने भी उसके रिलेशन थे वो हमने डिस्कस की। फिर हमने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को डिस्कस किया। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस जो मेजर ब्रांचेस थी सारी की सारी, जो 3 एंटीरियर 2 पोस्टीरियर 1 मीडियल 2 टर्मिनल ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया। फेस की ब्लड सप्लाई बनती गई, स्कैल्प की ब्लड सप्लाई देखी हमने, और इसी तरीके से यहाँ पर वो मैंने बताया था जब हमने 2 टर्मिनल ब्रांचेस हमने की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी एक मेजर टर्मिनल ब्रांच जो सेकंड मेजर टर्मिनल ब्रांच है वो है द मैक्सिलरी आर्टरी। उसको आज हम लेने जा रहे हैं। अब देखें मैक्सिलरी आर्टरी, बताया हमने आपको कि विद इन द सब्सटेंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड दिस आर्टरी विल स्टार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड एक्सटर्नल कैरोटिड। तो इस जगह पर हमें पता है कि इस जगह पर पैरोटिड ग्लैंड है और इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर आप देखो ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जा रही है और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहाँ बाइफर्केट हो गई, ये बना गई है हमारा सुपरफिशियल टेम्पोरल जिसकी पल्स हम फील कर रहे हैं, और दूसरी जो है बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल अब इंटर हो गई है इनटू द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अंदर ये आर्टरी इंटर हो गई। अब ये टर्मिनेट कैसे होगी और इसके मिडिल में कौन से इंपॉर्टेंट रिलेशंस इसको कम क्रॉस करेंगे, ये अब यहां पर हमने देखा कि दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मेजर कंटेंट्स ऑफ योर इंफ्राटेम्पोरल फोसा नेक ऑफ मैंडिबल के साथ, क्योंकि रेट्रोमैंडिबुलरली ये विद इन द पैरोटिड ग्लैंड सब्सटेंस ये अपने मदर आर्टरी से इमर्ज हुई है। ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा में जैसे आप बैठे हुए हैं तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा की हमें बाउंड्रीज का पता है। लेटरल साइड से रेमस है, मीडियल साइड से फेरेंक्स है, और मीडियल साइड से खास तौर पे हमें मिलता है सुपीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रक्टर और मीडियल लेटरल टेरिगॉइड प्लेट। और इसी तरीके से जहाँ पर हमने रादर देखे थे कि आगे से मैक्सिला का बैक सरफेस है, पीछे से स्टाइलाइड प्रोसेस, सुपीरियरली ग्रेट विंग ऑफ स्फेनॉइड, स्क्वैमस बोन वगैरह, ये पूरा हमारा सिलसिला है जिसमें हम मैक्सिलरी आर्टरी को देख रहे हैं। और मैक्सिलरी आर्टरी इंटर हो रही है अब इनटू द इंफ्राटेम्पोरल फोसा, और हमें पता है कि इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अंदर यही नहीं बल्कि वहाँ पर और भी कंटेंट्स हैं। उन कंटेंट्स में हमने एक मैंडिबुलर नर्व भी देखी थी और कॉर्डा टेम्पेनी को इंटर होते हुए भी देखा है, और साथ में 2 मसल्स भी हैं उधर, वैसे तो 3 हैं लेकिन 2 तो हैं ही। एक मसल तो टेंडन ऑफ टेम्पोरलिस है जो अंदर आता है, लेकिन बहरहाल 2 मसल्स मेजर हैं, एक मीडियल टेरिगॉइड और एक लेटरल टेरिगॉइड। तो ये उम्मन आप यहां पे देखोगे कि ये लेटरल टेरिगॉइड के होते हैं बेसिकली 2 हेड्स, वैसे तो मीडियल के भी 2 हेड होते हैं, ये लेटरल टेरिगॉइड के 2 हेड्स होते हैं। एक लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल टेरिगॉइड प्लेट से ओरिजिन लेता है और एक लेता है अंडर सरफेस ऑफ इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड से। और ये जब इस तरीके से पीछे की तरफ आते हैं तो आप यहां पे देखोगे बैक साइड से आके ये टेरिगॉइड फोविया पे अटैच हो जाते हैं, और ये टेरिगॉइड फोविया पे अटैच होकर ये पुल करते हैं तो ये माउथ हमारा जो है वो जा जो है हमारा वो थोड़ा सा प्रोट्रूड हो जाता है, और जो प्रोट्रूड हो जाता है तो वो डिप्रेस तो वैसे ही हो जाता है, क्योंकि जो हमारा हेड है, हेड ऑफ द मैंडिबल है, दैट विल एक्चुअली बी कमिंग हियर इन फ्रंट अंडर द आर्टिकुलर ट्यूबरकल, और ट्यूबरकल पे आएगा तो थोड़ा सा माउथ हमारा को वैसे ही खुल जाएगा और ये प्रोट्रूजन भी हो जाएगी। तो ये एक तरह से ये मसल है जो एक यूं समझो अलोंग द इंफ्राटेम्पोरल फोसा रन कर रहा है मसल, और इसके जो 2 हेड्स हैं उस 2 हेड्स के बीच में से ये आर्टरी हमारी पास हो जाती है। तो पार्शियली यूं समझ लो कि लेटरल हेड ऑफ द टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड मसल इसको पार्शियली इसको छुपा रहा है, और जब ये छुपा रहा है ये जब फिर रीअपीयर होने की कोशिश करेगी एक दफा, यानी इसका अर्ली पोर्शन वो तो नजर आएगा हमें जब तक ये इट विल बी हिडन बाय और कंसील्ड बाय द लेटरल टेरिगॉइड, और जैसे लेटरल टेरिगॉइड खत्म हो जाएगा तब तक ये आर्टरी अपना इंफ्राटेम्पोरल कोर्स ही खत्म कर चुकी होगी। खत्म कर चुकी मतलब कहां गई, अब कहां गई, ये सारा इंफ्राटेम्पोरल फोसा हमने देखा हुआ है, और इंफ्राटेम्पोरल फोसा में हमने देखा था कि उसके बिल्कुल मीडियल वाल के अंदर, जब आप मीडियल वाल में जाते हो तो मीडियल वाल का सबसे आगे वाला 10% बनाता है लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, और एंटीरियर वाल बनाता है मैक्सिला, तो उस बीच में फिशर था, टेरिगोमैक्सिलरी फिशर। ये हमारी आर्टरी टेरिगोमैक्सिलरी फिशर के अंदर चली जाती, टेरिगोमैक्सिलरी फिशर से जाने वाला सबसे मेजर स्ट्रक्चर है मैक्सिलरी आर्टरी, और वो जैसे मैक्सिलरी आर्टरी टेरिगोमैक्सिलरी फिशर के अंदर चली गई तो सीधा सीधा समझ लो कि वो टेरिगोप्लेटाइन फोसा में आ गई। इसका मकसद है कि इसका एक हिस्सा टेरिगोप्लेटाइन फोसा में भी,
माना ये टेरिकोप्लेटिन फोसा का भी कंटेंट है, वहां तो उसका कंटेंट, वहां तो उसको कंटेंट होना भी चाहिए क्योंकि उसके नाम की वहां पर नर्व भी है, मैक्सिलरी नर्व, क्योंकि वो पोस्टीरियर वाल में रोटेंडम से वहां पहुंच चुकी है और इसने अपना कोर्स कंटिन्यू किया है। इसका मकसद है इसका बड़ा हिस्सा बाहर है इंफ्राटेम्पोरल फोसा में, और वहां उसकी कंपनी है किस नर्व के साथ? मैंडिबुलर नर्व के साथ। क्यों? क्योंकि मैंडिबुलर आर्टरी नहीं। तो सही मानों में देखा जाए तो इसका जो शुरू के 2/3 है वो एक तरह से देखा जाए तो उसका नाम मैंडिबुलर आर्टरी होना चाहिए, लेकिन नहीं है, उसका नाम मैक्सिलरी आर्टरी है। तो अर्लियर 2% तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल 2/3 ऑफ दिस आर्टरी, यानी कह सकते हो कि 2 पार्ट्स ऑफ दिस आर्टरी। अब पार्ट्स क्यों? पार्ट्स इसलिए क्योंकि बाहर के 2 पार्ट्स में से एक नजर आता है हमें और एक छुपा हुआ है लेटरल टेरिगॉइड प्लेट्स, लेटरल टेरिगॉइड मसल से। 2 पार्ट ये हैं और तीसरा पार्ट तो सीधा सीधा है ही वो जो अंदर है टेरिकोप्लेटिन फोसा में। माने इसके 3 पार्ट्स हैं, उसके 2 पार्ट्स जो हैं वो इंफ्राटेम्पोरल फोसा का कंटेंट है और एक पार्ट जो है वो आपके कंटेंट है आपके टेरिकोप्लेटिन फोसा का। तो इट हैज एक्चुअली 3 पार्ट्स अगेन। तो ये आप मैक्सिलरी आर्टरी आपके सबक्लेवियन और एक्सिलरी आर्टरी की तरह ये भी 3 हिस्सों में बटी हुई है, एंड दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द मसल विच इज एक्चुअली हाइडिंग इट्स मिडिल पार्ट। जैसे यहां लेटरल टेरिगॉइड, जैसे यहां स्किलनस इंटीरियर सबक्लेवियन में, जैसे इधर है पेक्टोरस माइनर जो एक्सिलरी को क्रॉस करता है, जो हर दफा ये तीनों ही आर्ट यहां इसी रेंज के अंदर हमने देखा कि मसल्स के इन फ्रंट आने की वजह से इसके एकेडमिकली यूं समझ लो फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो इनके 3 पार्ट इस तरीके से यहां पे बनेंगे। तो अर्ली 2 पार्ट्स बेसिकली दे आर इन इंफ्राटेम्पोरल फोसा, और यहां से वो जब ब्रांचेस स्प्रेड करेंगे तो जाहिर है इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अंदर की जो बाउंड्रीज हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए, वो पहले से किया हुआ होगा तो आगे बढ़ेगा मामला। तो आपको पता होना चाहिए लेटरली क्या है, पोस्टरली क्या है, एंटीरियरली क्या है, मीडियली क्या है, रूफ में क्या है, फ्लोर में क्या है। ये सारी चीजें जब आप मौजूद मिलेगी आपको तब आप इसकी ब्रांचेस उठाएंगे। अब जैसे ब्रांचेस आप उठाएंगे तो आप देखें ये जैसे टर्न करके अंदर आई बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल, जैसे अंदर टर्न किया है इसने, अंदर टर्न करने के साथ पहला जो काम है उसका वास्ता मैंडिबल के साथ पड़ेगा, और जैसे मैंडिबल के साथ वास्ता पड़ेगा तो लेटरल वॉल है, आपको पता है रेमस ऑफ मैंडिबल, और रेमस ऑफ मैंडिबल इज फॉर्मिंग लेटरल बाउंड्री ऑफ योर इंफ्राटेम्पोरल फोसा, और उसके अंदर रेमस के अंदर मौजूद है मैंडिबुलर फोरामेन that is overhung by lingula. Lingula is stretched from its tip up to the spine of sphenoid by sphenomandibular ligament, जो भी हो, लेकिन पहली ब्रांच उसमें अंदर डाल देगी। याद है आपको, ये ऑलमोस्ट वही ब्रांचेज हैं जो वहां बैठ के नर्व भी दे रही है, लेकिन नर्व इत्तेफाक से मैंडिबुलर है। तो यहां जो नर्व अंदर चली जाएगी, जो आर्टरी अंदर चली जाएगी, वो अलॉन्ग विद द नर्व किसमें? मैंडिबुलर फोरामेन में, और अंदर है कैनाल, पूरे कैनाल में। और अगर कैनाल में है तो फिर जो आगे जो टीथ आएंगे आपके मैंडिबुलर टीथ, उनके पल्प्स में ब्रांचेस डालती जाएगी, उनकी ब्लड सप्लाई बन जाएगी, और आखिर में ये मेंटल ब्रांच बाहर आ जाएगी और चिन को भी सप्लाई करेगी। ये है हमारी इंफीरियर डेंटल नर्व, जिसका अब नाम है इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी। दिस इज कॉल्ड इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी। इसका मकसद ये हो गया कि पहले पार्ट की पहली ब्रांच क्या होनी चाहिए? इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी। तो ये पहली ब्रांच ये होनी चाहिए, पहले ये करें या बाद में करें, लेकिन बहरहाल द फर्स्ट ऑफ द ब्रांच इज कमिंग फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, इट इज द इंफीरियर एल्वुलर। ठीक है, उसको चलो इंफीरियर एल्वुलर को बाद में देख लेते हैं, डायग्राम में ये पहले आ गया तो पहले कर लेते हैं। चलो अब आप अंदर जैसे आ गए हैं तो ऊपर आप देखें आपको एक तो रूफ मिल गया, ठीक है, और रूफ के साथ साथ आप जब रूफ में आपको 3 फोरामेना मिलते हैं, 2 फोरामेना, एक फिशर, एक फोरामेन ओवल, एक फोरामेन स्पाइनोजम और एक पेट्रोटिम्पेनिक फिशर, तीनों को ब्रांचेस देगी। तीनों को कैसे ब्रांचेस? अब देखें आगे था, ये देखें आप, ये आपकी मैक्सिलरी आर्टरी ऐसे आ गई। याद करें मैंने आपको बताया था कि ये जो मैंडिबुलर नर्व है, मैंडिबुलर नर्व के पोस्टीरियर डिवीजन से निकलती है आपकी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व बाय 2 रूट्स। उसके 2 रूट्स होते हैं, उसके बीच में गैप आ जाता है, उस गैप से सबसे पहले ये आर्टरी देगी थ्रू द 2 गैप बिटवीन द 2 रूट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। और ये जैसे ऊपर जाएगी दैट विल एक्चुअली इंटर इनटू द फोरामेन स्पिनोजम, और ये फिर इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस। इसमें एंटीरियर ब्रांचेस आपको पता है कि एटेरियम के अंडरनीथ पास होती है, और इसकी इंजरी की वजह से हो जाता है एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज। और ये है क्या? द फर्स्ट ब्रांच, यहां से जो हमने डिस्कस की, चलो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ये पहले पार्ट की ब्रांचेस हैं, और ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी कहां से पास होगी? फोरामेन स्पिनोजम से। और फोरामेन स्पिनोजम किधर है? फोरामेन स्पिनोजम इन द रूफ ऑफ द इंफ्राटेम्पोरल फोसा, क्योंकि हम वहां बैठे हुए हैं। अब इंफ्राटेम्पोरल फोसा के बाद ये देखें ये ब्रांच है, लेकिन इन सम केसेस
इसी मैक्सिलरी आर्टरी से एक और ब्रांच उठेगी, दैट विल इंटर हियर इनटू द फोरामेन ओवल। अब जो फोरामेन ओवल में क्यों, ओवल में से तो मैंडिबुलर आर्टरी आ रही है, अब देखो मैंडिबुलर आर्टरी, मैंडिबुलर नर्व आ रही है, मैंडिबुलर नर्व तो वहां से आती है, लेकिन उस ओवल से हमने रेसेप्टर पेट्रोसल नर्व भी निकाली है, और अब रिटर्न करके फिर एक मेनिंजियल ब्रांच जा रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, जिसका एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, ये हमारी तीसरी ब्रांच। तो थर्ड ब्रांच ये एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी। अब ये एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी क्या करेगी, अब जाहिर है मैंडिबुलर, ये देख सकते हो यहां पर, जिसका एक्सेसरी मेनिंजियल नंबर 2, ये देखिए, ये क्या आ रहा है, ये आपका फोरामेन ओवल है, मैंडिबुलर नर्व आ रही है, ये आर्टरी यहां पर, और साथ में ये आर्टरी यहां पर, अभी आप जो देखिए ये फोरामेन स्पिनोजम है, ये आर्टरी गई है कौन सी, मिडिल मेनिंजियल, और ये जो जा रही है ये एक्सेसरी मेनिंजियल है। अब एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी किसके साथ इंटर हुई है, मैंडिबुलर नर्व के साथ, और मैंडिबुलर नर्व फॉलो करके आखिर कहां रुकेगी, मैंडिबुलर नर्व ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के पास। ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को जाके सप्लाई देती, क्योंकि ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में इतने ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, इट्स अ वेरी लार्ज गैंग्लियन, तो वो डिफ्यूजन से वो उसको परफ्यूज नहीं किया जा सकता, तो नेचर ने उसको एक सेपरेट सप्लाई दी हुई है, दिस इज कॉल्ड एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी टू सप्लाई दिस ह्यूज बल्क ऑफ द न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। और यहाँ इसके क्लॉट की वजह से या इसके डैमेज की वजह से उनकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, और यू हैव एक्चुअली अल्टर्ड सेंसेशन इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। उसमें ऑप्थेल्मिक का भी मसला होगा, साथ में आपको इवन मैक्सिलरी और मैंडिबुलर तीनों का मसला हो सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी। एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी इज लाइक यू से नेसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, यू समझ लो, इट इज सच एन इंपॉर्टेंट आर्टरी आल्सो। ये दूसरी आर्टरी थी। अब इसके बाद जो तीसरी इसी रूफ में हमने डाली है, किसमें, पेट्रोटिम्पेनिक फिशर में। पेट्रोटिम्पेनिक फिशर से कॉर्डा टिम्पेनी भी आ रही है, और पेट्रोटिम्पेनिक फिशर कहाँ से आ रहा है, पेट्रोटिम्पेनिक फिशर आपको पता है कि दिस विल एक्चुअली कम हियर फ्रॉम द एंटीरियर वॉल से, और एंटीरियर वॉल से इसका मकसद है कि कोई एंटीरियर वॉल से आ रहा है तो तुम एंटीरियर वॉल में जा भी सकते हो, और जैसे जाएंगे फ्रॉम एंटीरियर वॉल यू विल एंटर इनटू द मिडिल ईयर कैविटी, और मिडिल ईयर कैविटी में अगर एंटर हो जाओगे तो उसका नाम पड़ जाएगा एंटीरियर टिम्पेनिक आर्टरी। टिम्पेनिक कैविटी इज अदर नेम ऑफ मिडिल ईयर कैविटी। तो ये है क्या, एंटीरियर टिम्पेनिक आर्टरी, मिडिल ईयर की सप्लाई है ये। मिडिल ईयर की एक सप्लाई कैरोटिको टिम्पेनिक आर्टरी भी है, जिसने अपने साथ सिंपैथेटिक फाइबर से लेके अंदर पहुंची थी, और टिम्पेनिक प्लेक्सस के अराउंड, प्रोमोटरी के अराउंड जो टिम्पेनिक प्लेक्सस बना था उसमें कंट्रीब्यूट किया था उसने, वेसोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट उसका। ये हमारी है एंटीरियर टिम्पेनिक आर्टरी, सप्लाई किया किसको, मिडिल ईयर कैविटी को। ये इसकी चौथी ब्रांच है। तो दिस विल बी एक्चुअली फोर्थ ब्रांच है, जहां से आप देखेंगे अंदर जाएगी पेट्रोटिम्पेनिक फिशर में। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस पेट्रोटिम्पेनिक फिशर से। लेकिन आप देखिए ये है बोनी पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटस। बोनी पार्ट के फौरन बाद शुरू हो जाना चाहिए कार्टिलेजिनस पार्ट, क्योंकि कार्टिलेजिनस पार्ट यहां पर होता है 1/3 और 2/3 होता है बोनी पार्ट। जब आप यहां पर जाएंगे तो आप जाहिर है एक बोनी पार्ट है, एक कार्टिलेजिनस पार्ट है, ये बोनी है, ये कार्टिलेजिनस। जिस जगह पे कार्टिलेजिनस पार्ट इसको साथ लग जाएगा, अब जाहिर है वहां पे छोटी सी गैप, वो स्लिट तो होगी, उस स्लिट से ये आर्टरी अंदर एंटर हो जाती है, इतनी डीप। हालांकि सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी ब्रांच देगी, ये सब भी हैं, पोस्टीरियर भी दे रही है, ये सब कुछ, लेकिन ये अंदर जाके ये अंदर डीप सप्लाई देगी, वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की भी सप्लाई बन जाएगी। ये इसका नाम पड़ जाता है डीप आरिकुलर आर्टरी, इतनी डीप होने की वजह से। तो एक्सटर्नल ईयर की एक सप्लाई बन जाएगी, और साथ में इसका नाम हो जाएगा डीप आरिकुलर आर्टरी। डीप क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा डीप और क्या होना चाहिए। तो इसका मकसद ये हो गया कि ऑलमोस्ट रूफ में, ये लगभग ऑलमोस्ट रूफ में है, ये चारों की चारों ब्रांचेस ऑलमोस्ट रूफ में ही हैं। ओवेल, स्पिनोजम, पेट्रोटिम्पेनिक फिशर, और थोड़ा पीछे जाओ तो एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटस की एंड, और यहां से जाहिर कार्टिलेज शुरू हो जाएगा, गैप बिटवीन कार्टिलेज एंड इधर ये एंटर हो जाएगा। इसका नाम डीप आरिकुलर आर्टरी। इससे आपका एक्सटर्नल ईयर की सप्लाई भी होती जा रही है, और साथ में मिडिल ईयर की भी सप्लाई हो गई है। इनर ईयर की सप्लाई तो लेब्रिंथाइन आर्टरी देगी, वो बेसिलर आर्टरी की ब्रांच होगी। तो दैट विल एक्चुअली वो बेसिलर आर्टरी, लेब्रिंथाइन आर्टरी, वो इनर ईयर की सप्लाई। मिडिल ईयर की सप्लाई कैरोटिको टिम्पेनिक, और अभी आपने देखा एंटीरियर टिम्पेनिक, स्टाइलोमेस्ट्राइड आप देख चुके हो। तो ये सारी आर्टरियां ईयर की सप्लाई के लिए, और यहां मैक्सिलरी, इसका मकसद यह है कि मैक्सिलरी ने मेनिंजीज को भी सप्लाई दी है, मैक्सिलरी ने आपके ईयर को, एक्सटर्नल को भी और मिडिल को भी सप्लाई किया है। और यही नहीं बल्कि आपके लोअर जाके टीथ भी सप्लाई कर रही है, क्योंकि उसके बाद जो अभी यहां पर जो तीसरी ब्रांच आ रही है, ये इसकी 4 ब्रांचेस तो मैंने बताया ये रूफ की तरफ गई हैं, और एक ये जो ब्रांच मैं पहले से ही डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज कॉल्ड द इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। तो ये इससे पहले पार्ट की यूं समझ लो कि ये 5 मेजर ब्रांचेस हैं जो आप यहां पे देख सकते हो।
तो इसका भी डीप आरिकुलर, और उसके बाद ये इंफीरियर एल्वियोलर जो भी आपको दिखाया गया, ये मैंडिबुलर फोरामेन में, और ये इंफीरियर एल्वियोलर अंदर दाखिल होने से पहले ऐसे ही फिर माइलोहायोइड आर्टरी भी देती है बाहर, ऐसे ही जैसे इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ने दी थी नर्व टू माइलोहायोइड, तो बिल्कुल वही, और ये भी वो से पेनिट्रेट करेगी इस फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट को। तो इसी दिस इज हियर, ये सारे देखें पल्प्स के अंदर ये आ रहे हैं, और आखिर में इसकी मेंटल ब्रांच निकल आएगी यहाँ पे। तो ऑल द टीथ, इंफीरियर टीथ आर द मैंडिबुलर टीथ विल बी सप्लाइड हियर बाय द इंफीरियर एल्वियोलर। ये इसकी 5 मेजर मेन ब्रांचेज हैं, 5 इसकी, जो अभी यहाँ पर आपने देखी फर्स्ट पार्ट से। सेकंड पार्ट वो है जो मसल्स में फंसा हुआ है, खासतौर पे किसमें, लेटरल टेरिगॉइड में, और इससे निकलती हुई जितनी भी ब्रांचेज हैं वो सारी की सारी मस्कुलर हैं। अंडरस्टैंड? जैसे ये मैक्सिलरी ठीक ठाक मस्कुलर ब्रांचेस देती है, वैसे ही ऑफ्थेल्मिक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की मेजर ब्रांच है जो आई के अंदर बहुत सारे मसल्स को भी सप्लाई करेगी, ये भी करेगी। ये मसल्स मेस्टिकेशन को, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के मसल्स हैं, ये उनको जाके सप्लाई करेगी, और ये जब उनको जाके सप्लाई करेगी तो हमारे पास मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन 4 हैं, लेकिन ये ब्रांचेस फिर 5 देगी, क्योंकि यहां आप देखो कि जैसे आप ऊपर जैसे गए, चलिए देखिए यहां पे, यहां से देखिए 2 ब्रांचेस तो इसकी अपर पार्ट से, ये लास्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट, 2 ब्रांचेस इसके अपर पार्ट से निकलेंगी ऊपर से, एंड दे विल फॉलो द टेंडन ऑफ टेम्पोरलिस, क्योंकि वो भी तो अंदर आया है, ये उससे डीप होंगी, और ऐसे ही जब डीप होंगी तो दे विल नाउ बी डिसअपियरिंग अंडर द बेली ऑफ टेम्पोरलिस मसल, और बन जाएंगे आपके टेम्पोरल फोसा का कंटेंट। क्योंकि बहुत वाइड एक्सटेंसिव मसल है, तो एक नर्व, एक आर्टरी नहीं है, 2 आर्टरियां हैं, इसलिए इनका नाम पड़ जाता है डीप टेम्पोरल आर्टरीज। ये आप जहां पे देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड डीप टेम्पोरल आर्टरीज। इसका मकसद यह है कि यहां पर 2 आर्टरियां आपको मिली हैं, डीप टेम्पोरल आर्टरीज 1 and 2, ये 2 ब्रांचेस, यानी यूं समझ लो कि आप पहले पार्ट से जो 5 ब्रांचेस आपने निकाली हैं, तो दूसरे से भी 5, लेकिन इत्तेफाक से 5 इजी है नाम इसलिए क्योंकि मसला मेस्टिकेशन के नामों पर रखी हुई है। तो पहला जो आपने देखा ये डीप टेम्पोरल, उसके बाद आप देखें दिस इज कॉल्ड डीप टेम्पोरल, और उसके बाद आप देखें 2 आर्टरियां आपको उन 2 मसल्स के नाम पर जो अंदर बैठे हुए हैं, आर्टरी टू लेटरल टेरिगॉइड एंड आर्टरी टू मीडियल टेरिगॉइड। ठीक है, जैसे फोर्थ आप यहां पे देखोगे, ये आपको अंदर लेटरल और ये मीडियल टेरिगॉइड जा रहा है, ये मीडियल टेरिगॉइड को ये ब्रांच जाती हुई नजर आ रही है, और ये लेटरल टेरिगॉइड जो बैक जा रहा है, देखें आप यहाँ पे अंडर सरफेस ऑफ स्फेनॉइड बोन, और यहां से ये लेटरल टेरिगॉइड, ये दोनों इस तरीके से ये कि इसका टेंडन बन गया, और टेंडन जाके अटैच हो गया कहां, टेरिगॉइड फोविया पर, और कैप्सूल पर भी, वो नहीं आर्टिकुलर डिस्क पर भी, ताकि वो डिस्क और कैप्सूल सबको ऐसे जो आगे करें तो वो आपका दोनों साइडों से जो नेक ऑफ मैंडिबल है वो आगे आगे रिट्रैक्ट, आगे प्रोट्रूड हो जाए, और जो प्रोट्रूड हो जाएगा तो माउथ ऑटोमेटिकली खुल जाएगा थोड़ा सा, और बाकी खोलने का काम जो है सुप्राट मसल कर लेंगे। तो फर्दर ये इस तरीके से, तो उसको भी सप्लाई मिल जाएगी, और साथ में मीडियल टेरिगॉइड को भी। तो आर्टरी टू मीडियल टेरिगॉइड, आर्टरी टू लेटरल टेरिगॉइड एंड 2 डीप टेम्पोरल आर्टरी, ये देखें जा रही हैं दोनों। और उसके बाद फिर एक आर्टरी फिर मैसेटर को भी देनी है, और आप अंदर जब बैठे हुए होंगे टेम्पोरल फोसा में, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में, और थोड़ा लेटरली देखेंगे तो सिर्फ रेमस ही नहीं, ऊपर मैंडिबुलर नाच भी तो नजर आएगी ना, जो कोरोनल प्रोसेस कंडाइलॉइड के बीच में होती है। और यहां से जब आप देखेंगे तो वो रेमस ऑफ मैंडिबल पर आपकी अटैचमेंट होती है मसल की, और वो मसल जो है वो कहां जाएगा, वो मसल जो है ऊपर ज़ाइगोमेटिक आर्क तक जाएगा। तो इसका मकसद है कि उस मसल का कुछ हिस्सा तो आप देख पाएंगे ना अंदर से, क्योंकि आप देखेंगे ये मैंडिबुलर नाच ऐसे होती है, ये जो मसल ऐसे आएगा लाइक दिस, तो ये मसल अंदर से नजर आएगा, और जब नजर आएगा तो अंदर से जब आर्टरी डालेंगे तो यू कैन एक्चुअली पुट द आर्टरी डीप टू द मसल, ऐसे करके, और जब डीप टू द मसल डालेंगे तो आर्टरी विल बी एक्चुअली बी हिडन बाय द मसल, और उसके बेली में अंदर चली जाएगी मेसेंटेरिक आर्टरी। नर्व ऐसे ही गई थी, और नर्व ने मेसेंटर को तो सप्लाई किया ही था, साथ में एक ब्रांच पीछे भेज दी थी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को भी, और ऐसा ही काम ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व भी किया था। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व फ्रॉम पोस्टीरियर डिवीजन एंड मेसेंटेरिक फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, बोथ विल गिव आर्टिकुलर ब्रांचेस टू द टीएमजे। तो यहां से ये देखिए, ये है मेसेंटेरिक आर्टरी, भले मसल इन्वेस्टिगेशन 4 हों,
लेकिन फिर ब्रांचेस 5, समझ गए? तो दीज आर द 5 ब्रांचेस अगेन फ्रॉम द सेकंड पार्ट, 5 फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। और 5 फ्रॉम फर्स्ट पार्ट वो आपको समझ में आ जाएगा चारों रूफ में एक एक करके, ओवेल, फिर स्पिनोजम, पेट्रोडियम पेरिफिशर और डीप इंटू द ऑरिकल, और बाकी तो रह गया आपका मैंडिबल, और उसमें आप चला गया इंफीरियर एल्वियोलर। तो 5 ही और 5 ही मसला मेस्टिकेशन से आपको आइडिया आ जाएगा। मसला मेस्टिकेशन में आप बोलोगे तो 4 हैं तो फिर टेम्पोरलिस जो है वो बहुत बड़ी है, इसलिए उसको 2 टेम्पोरल आर्टरीज दे रहे हैं। ये करने बाद इसका इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में तो खेल खत्म। अब ये इंटर हो गई है किसमें? टेरिगोमैक्सिलरी फिशर में। अगर ये टेरिगोमैक्सिलरी फिशर में इंटर हो गई है तो टेरिगोमैक्सिलरी फिशर टेरिगोप्लेटाइन फोसा का तो बना रहा है लेटरल वॉल, और ठीक उस लेटरल वॉल से अपोजिट जो है वो है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ प्लेटाइन बोन। ऊपर है हमारा बॉडी ऑफ स्फिनोइड और पोस्टीरियर साइड से टेरिगॉइड प्रोसेस जिसमें 3 सुराख है। सबसे ऊपर था रोटेंडम, उसके बाद था टेरिगॉइड कैनाल और आखिर में था पेलेटोवेजाइनल कैनाल। जब हमने नीचे देखा तो पेलेटाइन कैनाल था जिसके फिर 2 फोरामेना निकल गए। वैसे कैनाल सिंगल होता है, बाद में उसके फोरामेना 2 होते हैं। हो सकता है ऊपर से नर्व 2 अलग अलग आ जाएं और एक का रुख इस तरफ हो, एक का रुख इस तरफ हो, ये भी हो सकता है। नर्व जैसे होती है, आर्टरी सिंगल आ जाती है और अंदर स्प्लिट हो जाती है, और स्प्लिट हो जाती है तो एक आगे तो ग्रेटर पेलेटाइन, एक पीछे 2 लेसर पेलेटाइन। दो आर्टरी से मतलब सिंगल आर्टरी को बाहर निकलते हुए लेसर और ग्रेटर होती हैं, लेकिन अंदर सिंगल होती है। जैसे जाइगोमेटिक से निकलती हैं 2, तो अंदर सिंगल होती है, उसको हम कभी कभी डिसेंडिंग पेलेटाइन आर्टरी भी कहते हैं। तो एक हो गई आपकी ग्रेटर पेलेटाइन, एक लेसर पेलेटाइन, बट दे बेसिकली आर वन आर्टरी। मैक्सिलरी से निकलने के टाइम पर वो एक ही आर्टरी होती है। तो लाइक तो वो भी आपको नीचे, तो नीचे भी, ऊपर बैक साइड से भी, और ऐसा बाहर भी आप ब्रांच दे सकते हो, क्योंकि जिस साइड से वो मैक्सिलरी आर्टरी आई है उस साइड से उसकी ब्रांच बाहर भी निकल सकती है। क्योंकि जब आप मैक्सिलरी टीथ को सप्लाई करने जाओगे तो मैक्सिलरी टीथ को सप्लाई करने के लिए शायद आपको एक आर्टरी बाहर भेजनी पड़े, क्योंकि मोलर्स बहुत पीछे होते हैं। वो मोलर जब बहुत पीछे होते हैं तो नर्व में मैंने आपको बताया था कि एक नर्व वो अंदर जाने के बाद वो रिटर्न कराती है, ये रिकरेंट किस्म की ब्रांच जो बाहर आ जाती है। बाहर का मकसद है कि इट विल कम रिटर्न बैक हियर। ये तो मैक्सिलरी तो नर्व आई अंदर से थी, उसने रिकरेंट थोड़ी दी है, उसने एक ब्रांच बाहर भेज दी है, लेकिन ये तो बाहर से होकर अंदर आई है ना। बाहर से बैठ के ये अंदर आई है और अंदर बैठ के फिर दोबारा बाहर ब्रांच दे रही, तो ये बाहर ही देनी थी इसको, समझ गए? तो ये बाहर मकसद है कि मुझे एक चीज में कमरे से अंदर आया हूं, कोई चीज मुझे बाहर रखनी थी, मैं अंदर आ गया हूं, अंदर आके मैं बाहर फेंक रहा हूं, तो मैं बाहर ही रख के क्यों नहीं आया इसको? जाहिर है वो डेवलपमेंटली ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो यहां पर ये अंदर इस तरीके से नीचे चली जाती है और एक ब्रांच फौरन बाहर भेज देती है। तो पहली ब्रांच आप समझ लो इसकी ये इसके टेरिगोपेलेटाइन फोसा में जाने के बाद पहली ब्रांच देख लें। अब क्योंकि वो बाहर आ जाएगी, बाहर माने ये टेरिगोमैक्सिलरी फिशर का कंटेंट बन जाएगी। तो टेरिगोमैक्सिलरी फिशर का कंटेंट बन के आ गई कहां? इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। और इंफ्राटेम्पोरल फोसा की बाउंड्रियां तो देख चुके हैं। जाहिर है ये मैक्सिलरी की ब्रांच है। मैक्सिलरी की ब्रांच अब किसको? टीथ को सप्लाई करना है, तो टीथ को पीछे से, वो पीछे से जो बैक सरफेस ऑफ आपका बैक सरफेस ऑफ मैक्सिला नजर आएगा, वो छोटे से फोरामेना है वहां पर, उनको हम कहते हैं एल्वियोलर फोरामेना। उनके अंदर एक या 2 आर्टरियां होती हैं, उसके अंदर इंटर हो जाएंगी, तो फिर मैक्सिलरी साइनस के अंदर इंटर हो जाएंगी। और मैक्सिलरी साइनस में नीचे उसका फ्लोर बना रहा है एल्वियोलर प्रोसेसेस, उसके पल्प्स के अंदर वो इंटर हो जाएंगी। क्योंकि पीछे है इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। तो पहली ब्रांच इसकी क्या होगी? पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। तो पहली ब्रांच से तो जान छुड़ा ले पहले से ही आप। पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी ये आपके मोलर्स को सप्लाई करे, मोलर्स के पल्प्स। अंडरस्टैंड? चलें इसको देखें। ठीक है, ये आप देखें, ये अंदर आर्टरी चली गई और अंदर से ये रिटर्न करके दी है, और रिटर्न करके देखें इस जगह पर ये एल्वियोलर फोरामेन है और ये अंदर मैक्सिला में एंटर हो गई और ये आपको पल्प्स को सप्लाई किया, ये मोलर्स को। यहां पर ये टीथ अभी बाकी बचे हुए हैं, करेगी तो इसको भी मैक्सिलरी। अब जाहिर है ये जो टीथ बच गए हैं यहां पर, तो इन टीथ को सप्लाई करने के लिए भी इसका फर्ज बनता है। और फर्ज ये बनता है कि ये वाले जो टीथ हैं, इनको टीथ को यहां पीछे से अप्रोच नहीं किया जा सकता, इनको फिर आप आगे से अप्रोच करेंगे। इसलिए ये फिर एक ब्रांच भेज देगी जो आपको पता है कि जब आप इंफ्राटेम्पोरल फोसा से टेरिगोप्लेटाइन फोसा में अंदर एंटर हुए हो, तो जाहिर है उसके इंटीरियर वॉल भी तो बैक ऑफ मैक्सिला बना रही है,
और रूफ उसका भी बना रहा है बॉडी ऑफ स्फेनॉइड, उस बीच में फिर गैप है, वही है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। वो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर बाहर से 90% था, 10% अंदर भी तो है, वहां बैठ के सेकंड ब्रांच ये अंदर दे देगी। वैसे कभी कभी इसको कहते हैं इसे टर्मिनल ब्रांच, लेकिन बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ है दिस इज नॉट टर्मिनल। ये इस डायग्राम में एक जगह आपको नजर भी आएगा कि लार्जर इज स्फेनोपैलेटाइन, स्मॉलर इज दिस इंफीरियर ऑर्बिटल, इसलिए इसको टर्मिनेशन आप नहीं कह सकते। नहीं कहीं चलो कोई मसला नहीं है, ब्रांच का नाम डाल दे इंफीरियर ऑर्बिटल, दिस इंफीरियर ऑर्बिटल आर्टरी। ये इसकी दूसरी ब्रांच है। अब इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी वो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व वाला कोर्स है, इंटर होगी कहां पे, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में, फ्लोर में रन करेगी। वो फ्लोर में रन करके करते आपको पता है कि फिर एक कैनाल आता है, इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल, पहले ग्रूव और बाद में उस ब्रिज ऑफ बोन ऊपर आ जाएगी तो फिर कैनाल, और कैनाल के बाद फिर ये बाहर आ जाएगी, फेस की सप्लाई बन जाएगी इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। आर्टरी इतनी बंच नहीं होती बड़ी, क्योंकि फेशियल आर्टरी वैसे ही होती है, इसलिए आर्टरी का इतना बड़ा बंच नहीं होता है जितनी नर्व का होता है। नर्व इतनी ह्यूज होती है कि अपर लिप तक की सप्लाई बन जाती है, लेकिन अपर लिप और ये सारी मीडियल साइड्स वैसे ही फेशियल सप्लाई करती है, इसलिए इसका इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन बहरहाल आर्टरी तो है। और इस दौरान जब वो इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल में पास हो रही होती है तो कैनाल के अंदर पास होने के साथ ही फौरन एक ब्रांच नीचे भेज देगी, ये आपके प्रीमोलर्स को सप्लाई करेगी, मिडिल सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी। किसकी ब्रांच, ये बेसिकली इंफ्रा ऑर्बिटल की ब्रांच, दिस इज कॉल्ड नाउ, ये मैक्सिलरी की ब्रांच नहीं कह सकते, दिस इज कॉल्ड द मिडिल सुपीरियर एल्वुलर। वैसे तो आप कह सकते हो सुपीरियर एल्वुलर, लेकिन क्योंकि यहां पर एक एल्वुलर नहीं है जिसमें सबको सप्लाई करना है, पोस्टीरियर वाली अलग है, मिडिल वाली अलग है और सुपीरियर वाली एंटीरियर वाली अलग है। वहां इंफीरियर एल्वुलर में सिंगल थी एक, इसलिए इंफीरियर एल्वुलर। अब सुपीरियर एल्वुलर के तीन हिस्से हो गए, एक पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर, एक मिडिल सुपीरियर एल्वुलर, एक एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर। तो ये वाली जो है मिडिल सुपीरियर एल्वुलर दैट विल सप्लाई दी प्रीमोलर्स, और उसके बाद जो केनाइन और इंसाइसर्स को सप्लाई करेगी दैट विल बी एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर। ये भी किसकी, ये भी इंफ्रा ऑर्बिटल की ब्रांच, लेकिन ये कब, ये इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन में निकलने से थोड़ा पहले, क्योंकि ये ऊपर से जब ऐसे ब्रांचेस भेजेगी तो ये भी कहां जाएंगी, वही मैक्सिलरी साइनस में, ये मैक्सिलरी साइनस की भी ब्लड सप्लाई बन जाएंगी, और साथ में उसके पल्प्स के अंदर ब्रांचेस भी डाल देगी। तो ये इंफ्रा ऑर्बिटल इसकी दूसरी ब्रांच, जहां से फिर दो ब्रांचेस ओवरऑल आपने निकाली। द सेकंड ब्रांच तो ये थी। इसका मकसद ये हो गया कि आप वहां बैठ के टेरिकोप्लाटाइन फोसा में बैठ के एक लेटरल वाल जहां से खुद एंट्री ली है आपने, वहां एक ब्रांच बाहर फेंकी है, एक ब्रांच आप फ्रंट में फेंक चुके हो, दो ब्रांचेस। अब आप दो ब्रांचेस आप बैक में भी डाल सकते हो, एक जिसमें तो फोरामेन रोटेंडम है उसको छोड़ें, दूसरा है टेरिगॉइड कैनाल, उसमें एक आर्टरी डाल देंगे, आर्टरी टू टेरिगॉइड कैनाल। ये आर्टरी टू टेरिगॉइड कैनाल, इस आर्टरी ये आप डाल देंगे पीछे। उसके बाद एक थोड़ा सा और एक और नीचे आओ, पैलेटो वजाइनल कैनाल, उसमें आप डालेंगे फेरेंजियल आर्टरी, ये आपके नेजोफेरेंक्स की सप्लाई बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड द फेरेंजियल आर्टरी। तो पोस्टीरियर का मामला खत्म, इंटीरियर में हमने देख लिया। अब इसका वे फ्लोर है, फिर फ्लोर में जैसे आप जाएंगे, चलें देख लें इसको। ये देखिए, ये पीछे ये तीन फोरामेन देखे ना आपने, एक फोरामेन ये देखा है और ये ऊपर जो आपने फोरामेन देखा है टेरिगॉइड कैनाल है, ये आर्टरी डाल दी ना आपने यहां पर, आर्टरी टू टेरिगॉइड कैनाल। ये उससे नीचे आपने देखा पैलेटो वजाइनल कैनाल, तो पैलेटो वजाइनल कैनाल में आर्टरी डाल दी। और उसके बाद आप देखेंगे एक आपने फ्लोर में डाल दी नई ब्रांच, ये है कैनाल, पैलेटाइन कैनाल, और उसका नाम पड़ जाएगा डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, सारी डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। और ये डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी एक आगे ब्रांच देगी, एक पीछे देगी, आगे वाली ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, पीछे वाली लेसर पैलेटाइन आर्टरी, ये दो अलग अलग आर्टरियां नहीं काउंट होंगी। तो इसका मकसद है कि यहां पर जो पांचवी आर्टरी होगी दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग पैलेटाइन, जिसमें आपको फिर एक ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी ब्रांच है इसकी, और फिर एक लेसर पैलेटाइन आर्टरी इसकी ब्रांच। ये पांच ब्रांचेस तो एज सच आप इसको देखेंगे, आपके फ्लोर में भी डाल दिया, रूफ में एज सच कुछ नहीं है, पोस्टीरियर वाल में हमने डाली, लेटरल साइड से हमने डाल दी है,
और उसके बाद एंटीरियर साइड से भी। अब बाकी रह गया मीडियल साइड। मीडियल साइड में इसकी कंटिन्यूएशन जाएगी, उसको आप काउंट न करें इसकी एज सच ब्रांच, अगर तो आपकी मर्जी है, वरना छठी ब्रांच आप उसकी कंटिन्यूएशन कह सकते हैं स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी। तो दिस विल बी कॉल्ड एज the sphenopalatine artery that will traverse through the sphenopalatine foramen to reach now the lateral wall of nasal cavity। और nasal cavity की बहुत मेजर ब्रांच बन जाती है, वो लेटरल साइड से भी ब्रांच और साथ में सेप्टल ब्रांच भी। और आगे चल के आपको पता है कि स्फेनोपैलेटाइन की ब्रांचेस फिर एरिया ऑफ काइजल बैच में फिर एनास्टोमोस करती हैं। यहाँ पर वहाँ पर पहले से फेशियल की एक ब्रांच पहुँच चुकी है, और अभी वहाँ पर हम कुछ आर्टरियाँ इवन ऑफ्थेल्मिक से भी ला के वहाँ खड़ी करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वेस्कुलर एरिया बन जाएगी इन द वेस्टिबुल ऑफ योर नजल कैविटी। तो ये जो ब्रांचेस हैं यहाँ पर, ये 5 और ब्रांचेस, जबकि छठी ब्रांच जो है एक्चुअली इसकी कंटिन्यूएशन है। तो स्फेनोपैलेटाइन कैन बी कंसीडर्ड एज द कंटिन्यूएशन ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टरी। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि आपकी ओरल कैविटी का ऊपर वाला हिस्सा वो सप्लाई हो गया, पूरा पैलेट सप्लाई हो गई, मैक्सिलरी टीथ हो गए, मैंडिबुलर टीथ सप्लाई हो गए, नेजल कैविटी की मेजर सप्लाई बन गई। नेजोफेरेंक्स पीछे पैलेटोवाजाइनल से फेरेंजियल ब्रांच आपने दी, ओरोफेरेंक्स में आपने ब्रांच दी लेसर पैलेटाइन। तो ओरोफेरेंक्स ओरल कैविटी, नेजोफेरेंक्स नेजल कैविटी, ईयर में मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, ये दोनों ये भी सप्लाई हो गए। उसके साथ फेस पर अलग आई है ये, फिर क्रेनियल कैविटी के अंदर चली गई। अब मैक्सिलरी आर्टरी का रेंज देखें ना कितनी है जबरदस्त, और साथ में मसल्स को अलग से सप्लाई किया है हर जगह पे। इसकी एनास्टोमोसिस, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी तरीके से यहाँ पर। तो स्फेनोपैलेटाइन और फिर इसकी फेरेंजियल आर्टरी जो मैंने बताई यहाँ पर, जो पैलेटोवाजाइनल कैनाल से होगी। डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी देख चुके हैं आप यहाँ पर, और आर्टरी ऑफ टेरिबैड कैनाल इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, ये टेरिगोमैक्सिलरी फिशर है, ये अंदर जाते हुए आपको नजर आ रही है यहाँ पर आर्टरी, अंडरस्टैंड। और ये इस तरीके से यहाँ पर कुछ बुक्स में इवन इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी को बड़ा दिखाया है, कुछ में स्फेनोपैलेटाइन को बड़ा दिखाया है, लेकिन ज़्यादातर स्फेनोपैलेटाइन ही बड़ी है, क्योंकि स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी अगर रप्चर होती है या पीछे कहीं उसको डैमेज होता है तो उसकी ब्लीडिंग पिंचिंग ऑफ द नोज से ख़त्म नहीं होगी, वो ट्रिकलिंग करती रहेगी। अगर पिंचिंग आप करते हो नोज की, उमूमन एक्सटर्नल एंटीरियर नजल जो ब्लीडिंग होती है वो उमूमन पिंचिंग ऑन नोज से स्टॉप हो जाती है, लेकिन पिंचिंग ऑन नोज कर रहे हो ब्लीडिंग जारी है। इसका मकसद है कि ये पोस्टीरियर नजल ब्लीडिंग है, और इसकी मेन वजह जो है वो स्फेनोपैलेटाइन है। ठीक है, अब ये थी इसकी एक तरह से ओरिजिन, इसकी टर्मिनेशन, उसकी रिलेशंस देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। पैरोटिड ग्लैंड से स्टार्ट हुई है, नेक ऑफ मैंडिबल के साथ इसका रिलेशन हुआ है, इंफ्राटेम्पोरल फोसा का कंटेंट बनी है, टेरिगोमैक्सिलरी फिशर से एंटर हुई है, टेरिगोप्लेटाइन फोसा का कंटेंट बनी है, नेजल कैविटी में आई है थ्रू दी स्फेनोपैलेटाइन फोरामेन। तो कितने मेजर कंटेंट्स, मेजर रिलेशंस हैं इसके, और हर जगह पर इसकी ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें, और जो इसकी उठती हुई ब्रांचेज हैं वो अलग से इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिलरी आर्टरी इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पर। इस मैक्सिलरी आर्टरी और इस एक्सटर्नल कैरोटिड के खेल के बाद आप अगर इंटरनल कैरोटिड में एंटर होते हैं, तो इंटरनल कैरोटिड का ज़्यादा खेल तो पता है आपको कि वो ब्रेन में है ज़्यादा, लेकिन उसकी एक मेजर ब्रांच जो हमें काम में आने वाली है वो है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। अब ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, अब उसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई है? अब ऑफ्थेल्मिक आर्टरी को हमने बिगिन किया कहाँ से? जब आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने कैवर्नस साइनस को छोड़ा है, दैट इज क्लोजर टू द एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, तो उधर ऑप्टिक कैनाल है, उधर ये ब्रांच देख के वो खुद ब्रेन की तरफ निकल जाएगी। अब ये जो ब्रांच है दैट इंटर्स हियर इनटू द, ठीक है, ये आपके ऑप्टिक कैनाल में इंटर हो जाएगी ये ऑर्बिट में। ये ऑर्बिट में जैसे आप इंटर होते हुए देखेंगे ना इसको, तो इसका शुरू में आप जहां पे देखोगे तो ये आगे चलते चलते दिस विल एक्चुअली गिव मेनी ब्रांचेस हियर नाउ इनटू द ऑर्बिट। अब ऑर्बिट में सिर्फ ऑर्बिट तो नहीं है, ऑर्बिट के अंदर तो आई बॉल भी है, तो आप इसके ब्रांचेस को दो हिस्सों में बांट सकते हो, ऑर्बिटल ब्रांचेस, ऑकुलर ब्रांचेस। ऑकुलर मीन्स जो आई बॉल को सप्लाई करें, क्योंकि आई बॉल के अंदर भी आप समझ लें कि ठीक है, तो ये उम्मन जो है इस तरीके से यहां पर अंदर जाएगी। तो आप इसके कुछ ब्रांचेस तो देखेंगे ऑकुलर और कुछ देखेंगे ऑर्बिटल। चलें पहले देख लें, चलें इसकी ऑर्बिटल ब्रांचेस। अब ऑर्बिटल ब्रांचेस में से जैसे अंदर गई है एक ब्रांच, तो ये इस लेटरल साइड पे दे देगी, जो विल गो हियर टू द लेक्रिमल साइड, और लेक्रिमल इसका नाम पड़ जाएगा लेक्रिमल आर्टरी। तो एक ब्रांच तो इसकी ये है लेक्रिमल,
दिस इज द लेक्रिमल आर्टरी। अंडरस्टैंड? तो ये लेक्रिमल आर्टरी है, और एक ब्रांच आप देखेंगे इसकी मीडियल साइड पे आएगी लाइक दिस, और मीडियल साइड पे आते हुए यहां पर हम छोटे से फोरामेना मिलते हैं। एक इसका नाम है एंटीरियर एथमाइडल फोरामेन, दूसरे का नाम है पोस्टीरियर एथमाइडल फोरामेन। और ये एंटीरियर पोस्टीरियर एथमाइडल फोरामेना अपने अपने एथमाइडल साइनसेस को तो सप्लाई करते ही हैं, लेकिन उसके बाद पेनिट्रेट करके आपके नेजल कैविटी में भी चले जाते हैं। उसमें से जो इंटीरियर वाली है दैट विल रीच द काइजल बैच एरिया, पोस्टीरियर वाली रीच नहीं कर पाती। तो एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी विल एक्चुअली बी एनास्टोमोसिंग हियर आल्सो एट द काइजल बैच एरिया। तो ये आर्टरी यहां पर, इसका मतलब ये नेजल कैविटी की सप्लाई भी बन जाएगी यहां पर, ये आपकी यहां, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगी इसकी जो ब्रांच यहां पर। ये बात देखें आखिर में, ये देखें कि ये टर्मिनली एक ब्रांच ऊपर चली जाएगी सुप्राट्रैक्युलर, और एक जो होगा वो नोज के आगे आ जाएगी, इसको हम डॉर्सल नेजल आर्टरी कहते हैं। ये इसकी दो टर्मिनल ब्रांचेज हैं एक तरह से। तो इसका मकसद है कि ये फेस पे भी आ जाएंगी। इंफ्राट्रैक्युलर जो ब्रिज ऑफ जो रूट ऑफ द नोज तक पहुंच जाएगी जैसे नर्व थी, और एक डॉर्सल साइड पे, क्योंकि हमारे पास लेटरल नेजल है इज अ ब्रांच ऑफ द फेशियल, लेकिन फेशियल लेटरल तक जाएगी, ऊपर टिप पर नहीं आ सकेगी, ब्रिज ऑफ नोज पे नहीं आएगी, उस पे ये डॉर्सल नेजल आर्टरी दिस ब्रांच ऑफ द ऑफ्थेल्मिक अप टू द टिप। ये ब्रांच इस तरीके से यहां पर पहुंच गई। तो लेक्रिमल, फिर हमने देखा इसका दी सुप्राट्रैक्युलर एंड डॉर्सल नेजल। फिर एक ब्रांच और है इसकी जिसको हम यहां पे कहते हैं द सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, that will pass through the supraorbital foramen to reach the vertex along with the nerve। ये ब्रांचेस भी यहां पर इस तरीके। तो ये सारी जितनी भी ब्रांचेस आप यहां पे देख रहे हो ये इसकी ब्रांचेस हैं जिसको हम कहते हैं यहां पर द ऑर्बिटल ब्रांचेस। ये बोन में और वेरियस कैविटीज को ये अप्रोच करेंगी। Understood? So this is what we call here the orbital branches। ऑर्बिटल ब्रांचेस में आप देखें लेटरल साइड से। उसके अलावा ऑफ्थेल्मिक के इन सम केसेस, कुछ केसेस के अंदर, वो इससे ज्यादातर बुक्स में यही लिखा हुआ है कि दिस इज एक्चुअली गिविंग हियर अ ब्रांच दैट इज कॉल्ड ज़ाइगोमेटिक आर्टरी आल्सो। जैसे ज़ाइगोमेटिक नर्व वाज द ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी, लेकिन बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ है ज़ाइगोमेटिक इज द ब्रांच ऑफ ईयर, आर्टरी पॉइंट ऑफ व्यू इज द ब्रांच ऑफ द ऑफ्थेल्मिक। और ये ऑफ्थेल्मिक से जब निकलेगी तो ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल एंड ज़ाइगोमेटिको फेशियल बन के, जैसे मीडियल साइड से हमने दो मीडियल और लेटरल एंटीरियर पोस्टीरियर एथमाइडल फोरामेना करके हमने आर्टरियां निकाली हैं, तो यहां से फिर हम ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल और ज़ाइगोमेटिको फेशियल, और ऊपर से हमने देखी थी क्या सुप्रा ऑर्बिटल, और फिर सुप्राट्रैक्युलर, एक्सटर्नल डॉर्सल नेजल, ये सारी जितनी भी ब्रांचेज हैं दीज ऑल आर दी ऑर्बिटल ब्रांचेस। अब ऑर्बिटल ब्रांचेस के बाद अब इनका जो काम है वो है आईबॉल को सप्लाई करना, क्योंकि आईबॉल में हमें पता है कि पोस्टीरियर साइड से जितना आईबॉल है वो तो एक तरह से यूं समझ लो कि वो इसका स्केलेरा तो एवेस्कुलर है, लेकिन अंदर कोराइड तो वेस्कुलर पिगमेंटेड लेयर है ना, उसके बाद कोराइड ही क्यों, आगे से प्रेसिलियरी बॉडी भी और आगे से आइरिस भी। इसका मकसद है कि इसको ह्यूज एक नेटवर्क चाहिए जो कोराइड के अंदर मौजूद हो। कोराइड के अंदर जबरदस्त कोरियो कैपिलरी प्लेक्सस है जो आपके इवन रेटिना का बड़ा हिस्सा भी सप्लाई करता है, ओवरलाइंग स्क्लेरा को तो करता ही है, लेकिन अंदर उसका सारा दारो मदार है एपिथेलियल सेल्स का सवार रॉड्स एंड कोन्स पे और उन सारी चीजों पे। इतनी ह्यूज सप्लाई जो है वो उसको कोराइड को देनी पड़ती है, तो जाहिर है उसको ह्यूज ब्लड सप्लाई भी चाहिए। अब उनको हम यहां पे देखेंगे तो उनकी ब्लड सप्लाई भी कहां से आएगी, यही है हमारे पास। और सिर्फ यही नहीं कि हमें कोराइड को सप्लाई करना है, कोराइड रेटिना का बाहर का 4-5 लेयर जिसके अंदर बाइपोलर्स और गैंग्लियन को छोड़ के बाकी जितने भी लेयर्स हैं दे ऑल आर सप्लाइड बाय द कोराइड, वो तो कोराइड से है, लेकिन वो जो अंदर बाइपोलर और गैंग्लियनिक सेल्स का लेयर है उसको तो फिर सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना करेगी ना, माना रेटिना का डीपर पोर्शन और रेटिना का सुपरफिशियल पोर्शन। तो जो सुपरफिशियल हाफ है दैट इज थ्रू डिफ्यूजन बाय द कोराइड, बट द डीपर हाफ इट शुड हैव इट्स ओन पर्सनल सप्लाई। और पर्सनल हो या किसी की भी हो, सोर्स तो हो ऑफ्थेल्मिक के अलावा कोई है ही नहीं। तो इसका मकसद यह है कि रेटिना का जो अंदर का हिस्सा है वो होगा सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना से एंड आर्टरी, क्योंकि अंदर तो फिर आगे से कोई चीज ही नहीं। तो दैट विल बी एक्चुअली कहा दी एंड आर्टरी, वो भी ऑफ्थेल्मिक से आएगी। और बाहर से जो आर्टरियां कोराइड को सप्लाई करेंगी सिलियरी आर्टरीज, वो भी ऑफ्थेल्मिक से आएंगी। और सिलियरी आर्टरीज क्योंकि एक बहुत ही ह्यूज सर्किल है अपनी 380 डिग्री का, तो कुछ आर्टरियां तो पीछे से डाल देंगे आप, वो पीछे वाली आर्टरियां 360 डिग्री तक नहीं सप्लाई कर सकती,
वो पीछे वाला हिस्सा सप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वेस्कुलर पिगमेंटेड कोट के 3 हिस्से होते हैं. That is actually called the posterior 4/6 is the choroid, then the next 1/6 is the ciliary body and the last 1/6 is the iris. इसका मकसद है कि हमें पीछे से भी आर्टरियां चाहिए, भले वो छोटी सी हो, लेकिन थोड़ी सी आगे सिलियरी तक पहुंचाने के लिए हमें, भले पीछे से ही हम आ गए, लेकिन वो आर्टरियां हमें थोड़ी लंबी चाहिए. और आइरिस के लिए तो फिर इतनी लंबी नहीं, सीधा सीधा इंटीरियर से ही हमें आर्टरियां चाहिए. फिर तो इसका मकसद है कि कुछ हमें चाहिए पीछे वाली आर्टरियां, उनको हम कहते हैं शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज. ये 5 से 6 आर्टरियां होती हैं जो इंटर होती हैं यहां पर. अब जहां पे देखिए ये आपकी, चलो उनको बाद में करो, सबसे पहले कर दो चलो वो आर्टरी जो सबसे पहले आएगी, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना. तो सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना ये देखें ऑप्थेल्मिक से निकली, क्योंकि ये ऑप्थेल्मिक और ऑप्टिक नर्व का जो रिलेशन होता है, तो आप इस तरीके से काटेंगे तो इंफीरियोलेटरली होगी ये आपकी, ऐसे लाइक दिस, ये ऑप्थेल्मिक. तो ऑप्थेल्मिक ने जैसे सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना दी, ये इसके ड्यूरा के अंडरनीथ पास होगी, ये सबड्यूरली ये चलेगी ये थोड़ी देर के लिए, लेकिन इट विल नाउ पास ओवर एंड इंटर नाउ इनटू द सब्सटेंस ऑफ द नर्व. ये इसको ऊपर इस तरीके से ये देखें, यहां से ये टर्न करके ये देखें, ये हेडेड हो गई और इसके बाद ये अंदर चली गई. वो अंदर चली गई, आप अंदर बैठे हुए हैं अगर, तो ये कहां से अपीयर होगी? ये अपीयर होगी फंडस से, ऑप्टिक डिस्क पर, और यहां से फिर ये नेजल और टेम्पोरल ब्रांचेस बना देगी और ये अंदर रेटिना के अंदर चली जाएगी एंड इट विल सप्लाई दी न्यूरल लेयर्स ऑफ द रेटिना, जिसमें बायपोलर और गैंग्लियन सेल्स के लेयर्स होंगे यहां पर, ये उनको सप्लाई देगी. इसका नाम है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना. ये एंड आर्टरी का बड़ा अच्छा एग्जांपल है. ये जैसे सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना पहली ब्रांच, तो ये रेटिना का अंदर का हिस्सा सप्लाई हो गया, बाहर का हिस्सा वैसे कोराइड पर है, तो इसका मकसद है कि आप कोराइड पर कंसंट्रेट करो. अब जब कोराइड पर कंसंट्रेट करोगे तो कोराइड के अंदर आप यहां पे देखें, ये आपकी ऑप्टिक नर्व है, ये इसकी ब्रांचेस में, जैसे मैं आईबॉल पीछे से अगर आप दिखाएंगे ना, तो ये अगर आपका ऑप्टिक नर्व का एरिया होगा जहां से ऑप्टिक नर्व छोड़ रही है, तो अराउंड दी ऑप्टिक नर्व इमरजेंस यहां से 3-4 छोटे छोटे सुराख नजर आएंगे आपको. बैक पोल से देखेंगे ना जब आप, तो मिड लाइन से थोड़ा मीडियली आपको ये नजर आएगी, कहां? ऑप्टिक नर्व निकलती हुई. ऑप्टिक नर्व के निकलने के साइड पर आपको ये रेडिएटिंग फैशन में छोटी छोटी आर्टरियां अंदर जाती हुई नजर आएंगी. ये तकरीबन 5 या 6 होती हैं. इनको हम कहते हैं शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज. ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी की डायरेक्ट ब्रांचेस है. ये देख सकते हो आप, ये देखिए ऑप्टिक नर्व है और ये छोटी छोटी आर्टरियां देखें, 2-3 तो यहां से नजर आ रही हैं आपको. These are the short posterior ciliary arteries. ये सप्लाई करेंगे अंदर जाके किसको? कोराइड को. ये कोराइड के अंदर जाके कैपिलरी प्लेक्सस बना देंगे, कोरियोकैपिलरीज. फिर क्योंकि सिलियरी बॉडी रह गई है अभी, तो यहां से बैठ के 2 या 3 लंबी आर्टरियां भेजेगी सिलियरी पर. ये लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज कहलाएंगी. लेकिन आइरिस अभी रह गया. अब ये जो लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज 1 या 2 यहां पर रह गई आपकी, ये 2 मिल जाएंगी आपको यहां पर. उसके बाद इसकी मल्टीपल जैसे सुपीरियर और इंफीरियर मस्कुलर ब्रांचेस भी होती हैं. मस्कुलर ब्रांचेस अगर सुपीरियर देखोगे तो सुपीरियर विल सप्लाई ऑल सुपीरियर्स, सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर पैल्पेब्रल, लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियर्स. और वो जो इसकी इंफीरियर ब्रांच है, इट विल सप्लाई द रेस्ट ऑफ ऑल, मिडल और लेटरल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, दे आर सप्लाइंग देम. ये इसकी मस्कुलर ब्रांचेस है. और इन्हीं मस्कुलर ब्रांचेस से चंद ब्रांचेस उठा के आप अंदर भी डाल दोगे, ये सप्लाई करेंगे आइरिस को. तो आइरिस की ब्रांचेस डायरेक्ट मस्कुलर ब्रांचेस से आती हैं. तो इसका मकसद ये होगा कि ये, और उनको आप कह सकते हो एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज, बट दे एक्चुअली इमर्ज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द ऑप्थेल्मिक, बट दे इमर्ज फ्रॉम द मस्कुलर ब्रांचेस. और आगे मस्कुलर ब्रांचेस आ पाती हैं. इसका मकसद ये है कि शार्ट पोस्टीरियर आप देखें, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, शार्ट पोस्टीरियर सिलियरीज, लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरीज, फिर मस्कुलर्स, और उसके बाद ये, और उसके बाद यही नहीं बल्कि आप यहाँ जैसे आईबॉल है ना आपका, ये जैसे जैसे आपके आईलिड्स हैं, ये बाहर एक ब्रांच भेज देगी, इसको मीडियल पैल्पेब्रल आर्टरी कहती है, जो 2 में स्प्लिट हो जाएगी, एक अपर आईलिड पर, एक लोअर आईलिड पर, ये मीडियल पैल्पेब्रल. तो ये देखिए ये इस तरीके से एक नेटवर्क क्रिएट कर देती है, ऐसे एक सर्किल सा क्रिएट हो जाएगा. इसको मीडियल पैल्पेब्रल आर्टरी कहते हैं.
ये सॉफ्ट टिश्यू को सप्लाई करने के लिए इवन आईलिड भी सप्लाई हो गया आपका, उसके अंदर के मसल्स भी और साथ में अंदर के मसल्स, आईबॉल पूरा, उसके सारे लेयर्स जितने भी हैं वो सारे ऑफ्थेल्मिक आर्टरी से। तो ऑफ्थेल्मिक आर्टरी एक्चुअली इंटरनल कैरोटिड के पॉइंट ऑफ व्यू से हेड एंड नेक में ऐसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे मैक्सिलरी। जैसे मैक्सिलरी ने 10-15 ब्रांचेस दी, इसने भी ऐसे ही 10-15 ब्रांचेस दी, समझ गए। तो ये कैरोटिड सिस्टम है। इसमें आप देखिए आपका आईबॉल, आपका फेरेंक्स, लेरेंक्स, अब जितना थोड़ा बहुत रह जाता है नीचे वो सबक्लेविन सपोर्ट करेगी, क्योंकि सबक्लेविन इज आल्सो मच इंपॉर्टेंट आर्टरी, क्योंकि वो अभी तक ये सारा जितना खेल देखा ये सारा हेड पर कंसंट्रेट किया है आपने, नेक को तो आपने पूछा ही नहीं इतना ज्यादा, सवाए सुपीरियर थायराइड को, और सुपीरियर थायराइड से आपने लेरिंजियल आर्टरी उठा के अंदर भेजी है। इसके अलावा आपने यहाँ पर नेक में तो कुछ भी नहीं किया, थोड़ा बहुत चलो सबमैंडिबुलर ग्लैंड को आपने सप्लाई दी है, लेकिन ज़्यादातर तो ये काम सारा का सारा आपकी सबक्लेविन करेगी। तो सीधा सबक्लेविन और सबक्लेविन में आपको उसकी जो इम्पोर्टेंट उसकी अपीयरेंस या उसका ये देख लें दोबारा, थोड़ा सा डायग्राम्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इसकी कुछ मस्कुलर ब्रांचेस हैं सुपीरियर साइड से, देख रहे हैं आप, ये सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटाइना इन्फ्यूलेटल चलेगी यहाँ पर ऑफ्थेल्मिक के साथ, उसके बाद ये सबड्यूरली चल जाएगी और देन विल इंटर इनटू द सब्सटेंस पासिंग ओवर इट, और उसके बाद ये अंदर इंटर हो गई यहाँ पर। अब लास्ट टाइम में बता चुका था सबक्लेविन में उसकी बिगिनिंग देखी हमने, उसको हमने टर्मिनेट करवाया, लेकिन उस दौरान हमने उसको पास करवाया था इनटू द नेक, और नेक में हमने उसको पास कराया किधर, यहां दिखाया नहीं, लेकिन यहां पर आप देखिए नेक में हमने उसको अंदर प्रीवर्टिबल रीजन में पास कराया। यानी ये जब आर्टरियां ऐसे एंटर होंगी तो ये कॉमन कैरोटिड है यहां पर, और ये समवेयर हियर इट शुड बी दी इंटरनल सॉरी सबक्लेविन आर्टरी। यानी यूं समझ लो कि ये आपका स्केलिनस एंटीरियर है, ये यहां कहीं होगी, और ये आपकी कॉमन कैरोटिड है। तो दे आर इंटरिंग लाइक एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ये इस तरीके से यहां पे एंटर होंगी, और ये एंटर होने के बाद दैट विल एक्चुअली गो लेटरली। अब लेटरली जब कोई जाएगा ऐसे तो जाहिर है ये प्रीवर्टिबल रीजन इसको थोड़ी ना कोई जाने देगा, प्रीवर्टिबल फेशा है, बहुत टफ अनयील्डिंग फेशा है, लेकिन इस प्रीवर्टिबल फेशा का त्यापाचा कर चुके हैं पहले से ही नर्व्स, उसको घसीट के उसी सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल जिसको मैं एपेक्स ऑफ एक्सिला कहते हैं उसकी एक्सटेंशन को लेके नर्व्स डाल चुकी हैं पहले ही एक्सिला में चंद सेंटीमीटर तक, जब तक उसमें से पेनिट्रेट न करके जाएं एक्सिलरी शीथ के नाम पे। तो इसका मकसद ये हो गया कि आपका वो जो प्रीवर्टिब्रल रीजन है जिसके अंदर आपकी नर्व्स गई थी, उन्होंने यहां प्रीवर्टिब्रल फेशा की एक्सटेंशंस एक्सिला में डाल दी हैं, ये एक्सिलरी शीथ है। और इसी के अंदर अगर आर्टरी आ गई तो आर्टरी के लिए तो बनाया बनाया रास्ता मौजूद है पहले से जी। इसका मकसद है कि आर्टरी शुड बी मीडियल एंड ऑल द ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस शुड लाई लेटरल बिकॉज दे हैव एक्चुअली कम फ्रॉम अबव। उसके बाद एक्सिला में जाके उनका जो मामला बनता है, और तब तक तो उसका नाम भी फिर एक्सिलरी है। तो हमारे काम की तो ये थी, ये इसका मकसद ये है कि ये एक्सिलरी शीथ में एंटर हो गई है, तो ये प्रीवर्टिब्रल रीजन के अंदर फंसी हुई है। कुछ बुक्स लिख रही हैं कि वेन भी अंदर होती है, वेन अंदर हो नहीं सकती क्योंकि हेड एंड नेक वाले जानते हैं आप उनको बुली नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि वेन बाहर होती है इधर, वो प्रीवर्टिबल रीजन में ही अंदर नहीं होती जब, तो फिर एक्सिलरी शीथ के अंदर कैसे आ सकती है। लेकिन कोई एक्सिलरी शीथ कोई इतनी शेल लाइक शीथ है नहीं। अब कुछ फाइबर उसके ऊपर चढ़े हुए होंगे जिन्होंने डिसेक्ट किया होगा, वो समझते हैं कि बस ये अंदर है, तो वो कंटेंट में शामिल कर देते हैं, आधी बुक्स में लिखा हुआ है एक्सिलरी वेन। लेकिन जो नेक के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, समझ गए। तो ये इस तरीके से यहां पर आर्टरी इस तरीके से यहां पर हो गई। अब ये हमने इस कट सेक्शन में देखा है, लेकिन इसको पूरी टोटलिटी में हम यहां पे देखेंगे तो इसकी शक्ल ऐसे नजर आएगी। ये देखिए इसका पूरा डायग्राम है, देखते हैं शायद इससे बेटर आ जाए, ये ज्यादा बेटर है। अब यहां से देखें क्या किया आपने, आप अपने
नेक को हाथ लगाएंगे तो आगे ट्रेकिया फील हुआ है आपको। आपने क्या किया होगा, स्किन रिमूव किया आपने, सुपरफिशियल फेशा रिमूव किया, डीप फेशा में आपको यहाँ नजर आया इन्वेस्टिंग फेशा, वो रिमूव किया, प्री ट्रेकियल फेशा उसमें थायराइड था वो रिमूव किया तो आपको ट्रेकिया दूर से नजर आ गया। फिर ट्रेकिया को उधर से कट किया आपने तो पीछे से इसोफेगस को आपने कट किया तो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि इसोफेगस आपको पता है कि स्टार्ट हो जाता है C6 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर से, ट्रेकिया भी इधर से, क्योंकि इससे ऊपर तो होता है लैरिंक्स और फेरिंक्स। वो साफ करके हमने ये प्री वर्टिब्रल रीजन, ये वर्टिब्री देखे, वर्टिब्री के साइडों पर हमें ये मसल नजर आ रहे हैं, और ये सारे के सारे जो नजर आ रहे हैं इनके आगे चढ़ी हुई है हमारी प्री वर्टिब्रल फेशा। और जब हमारी आर्टरी ये एंटर हुई है यहां अंदर ऐसे, तो जाहिर है वो प्री वर्टिब्रल फेशा की डीप ही होगी। डीप क्या, मसल के जब डीप है तो फिर फेशा के तो डीप होगी ही। और ऐसे भी नहीं है कि मसल्स के, सब मसल्स के डीप है, सबसे आगे वाला जो लेयर है ना उसका, वो जिसको हम कहते हैं यहां पर स्केलेटस एंटीरियर मसल, इससे डीप है, बाकी इससे डीप है, यानी ये स्केलेटस एंटीरियर से डीप है, बाकी सब इसके पीछे है, यानी बाकी सब इसके फौरन पीछे कौन होगा, स्केलेटस मीडियस, और उसके पीछे अगर है कोई तो स्केलेटस एंटीरियर पोस्टीरियर। लेकिन इसका मकसद ये हो गया कि ये टर्न करके यहां पर आ गई, यानी शुरू से जब ये अपीयर हो रही थी तब नजर आ गई आपको, थोड़ी देर के लिए छुप गई, किसने छुपाया होगा, जो उसके आगे से गुजर गया, स्केलेटस एंटीरियर, और उसके बाद जैसे ही ये फिर नजर आ गई आपको तो फिर इसका ये तीसरा पार्ट होगा, जब तक ये आउटर बॉर्डर फर्स्ट रिब क्रॉस न कर जाए, क्योंकि उसके बाद तो फिर हमारी आर्टरी नहीं है, फिर तो एक्सिलरी आर्टरी है। तो इसकी बिगिनिंग पे हमने देखी, इसकी एंड पे आपने देखी, ये यहां पर देखिए आपको एंड करा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर को ये क्रॉस कर रही है। तो ये टुकड़ा जो है एक्सिलरी है, इससे पहले आपने ये, तो इसका मकसद है कि ये इसका थर्ड पार्ट है, जो छुपा हुआ है वो सेकंड पार्ट है, जो पहला वाला है वो फर्स्ट पार्ट है। ये 3 पार्ट्स हैं इसके। इसमें भी देख सकते हो आप, देखिए स्केलेटस एंटीरियर से आगे आ गई, क्रॉसिंग इट, और यहां से स्केलेटस एंटीरियर को काट के देखें, ये स्केलेटस एंटीरियर काटे और वेन देखें ये आगे है। आप कहेंगे सर आगे ये प्री वर्टिब्रल फेशा में झुपी हुई होगी, नहीं, वैसे प्री वर्टिब्रल फेशा के भी डीपर नहीं है ये, क्योंकि आर्टरियां जो हैं वो अमूमन आपको पता है वेन को थोड़ा सा बचाया जाता है। ये फीमोरल शीथ से थोड़ा डिफरेंट है। फीमोरल शीथ में अगर उसको अंदर डाला है तो फिर नेचर ने फीमोरल कैनाल भी दिया है, उसको खाली चीज भी दी है ताकि फिर एक्सपेंशन में उसको मदद मिले, एक पोटेंशियल डेड स्पेस दी है उसको। यहां ऐसी स्पेस है नहीं, यहां नेचर ने इस वेन को बचाने के लिए उसको शीथ के बाहर रखा है, नर्व और आर्टरी अंदर है, वहां नर्व को बाहर रखा था, वेन को अंदर फंसाया था तो फिर उसको फिर जगह भी दी थी, आर्टरी को जगह नहीं दी है, वेन को दी है। मिडल मोस्ट कंपार्टमेंट जो है वो आपको बताया कि फीमोरल कैनाल होता है, ताकि ये एक्सपेंड हो अगर तो आगे से खाली कैनाल मिले उसको, अंडरस्टैंड। तो ये इस तरीके से यहां पर ये, तो इसके 3 पार्ट हो जाते हैं ये, और हर पार्ट से इसकी अपनी अपनी ब्रांचेस हैं। आप देखें ये जैसे ये एंटर हुआ है, जैसे ही आप यहां पे प्री वर्टिब्रल रीजन में जैसे आप आते हो तो जाहिर है आप मिडलाइन के काफी करीब होते हो, क्योंकि आप नेक में आ गए, और नेक में मैंने आपको बताया था ये इंसा सबक्लेविया इसको होल्ड करके रखती है, और जब ये टर्न करेगा तो मिडलाइन के थोड़ा सा करीब होगा। अब मिडलाइन पे तो नहीं होगा, जाहिर है मिडलाइन के करीब होगा, और वर्टिब्रल कॉलम में मिडलाइन पर ना, तो मिडलाइन के करीब तो आएंगे आपके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। तो जब इसके कॉन्वेक्सिटी से जब पहली ब्रांच निकलेगी, इट शुड बी वेरी क्लोज टू मिडलाइन। जब पहली ब्रांच जब आएगी, पहली ब्रांच उसके पहले पार्ट से, तो इट विल बी वेरी क्लोज टू मिडलाइन, और ये मिडलाइन पे आएगी तो ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ रिलेशन डेवलप होगा। और ट्रांसवर्स प्रोसेस कौन से, 7 ही, लेकिन 7वें में से आप देखेंगे सभी में इंटरवर्टिब्रल फोरामेना ट्रांसवर्स एरिया होते हैं। तो ये जो लास्ट ट्रांसवर्स वर्टिब्रल का फोरामेन होता है, फोरामेन ट्रांसवर्स, उसको छोड़ के बाकी सारे जो 6 के 6 फोरामेना है उनमें से पास हो जाती है, बिल्कुल ऐसे सुई धागे की तरह। ये देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 में नहीं हुई है। 7 का फोरामेन देखे खाली पड़ा हुआ है, 7 के फोरामेन में वेन पास होगी। आप वो फिर वेन इनमें पास नहीं होगी, इनमें भी होगी, क्योंकि इनके ऊपर फिर वेनें नहीं होती। इनके ऊपर अगर आप देखोगे वर्टिब्रल तो फिर उधर प्लेक्सस होता है, वो प्लेक्सस कुछ अंदर से भी पास हो सकता है, कुछ बाहर से भी, लेकिन 7वें फोरामेन तक पहुंचते पहुंचते ये प्लेक्सस जुड़ के एक वेन बन चुका होता है, कम से कम 1 या 2 वेन्स। तो वो फोरामेन नेचर ने क्या किया है, उसके लिए खाली छोड़ा हुआ है, वेन के लिए, इसलिए आर्टरी को उधर घुसने नहीं दिया।
तो आर्टरी एक्चुअली इंटर कहां से होगी? 6th से। तो 7th कौन भरेगा? 7th कभी एक होते हैं, कभी दो भी होते हैं, उसके अंदर दो वेन है, क्योंकि अभी वेन फुल सिंगल नहीं बनी है, फिर बाद में सिंगल बन जाती है। और वेन नहीं भी बने तो वेन के अंदर वेरिएशंस तो होती हैं। तो यहां पर ये देखेंगे इस तरीके से, यहां पर वर्टिब्रल वेन, तो एक इसका एक पार्ट वर्टिब्रल आर्टरी का, सारी एक वर्टिब्रल पार्टी का पार्ट वो होता है जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा की फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम से बाहर होगा इंटीरियरली। दूसरा पार्ट इसका वो होगा जो 6 नेक्स्ट फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम से पास होगा। और उसके बाद ये जैसे टर्न करेगी, तो आपको पता है कि ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स क्रॉस में आएगी तो ये तो बेस ऑफ स्कल को लगेगी, तो ये टर्न करती है। और टर्न में आपने देखा होगा एटलस के पीछे एक ग्रूव होती है, एटलस के लेटरल मास के पीछे एक ग्रूव होती है, उसके थ्रू हो जाती है ये, तो टर्न पर। और यहां टर्न करने के बाद फिर ये फोरामेन मैग्नम में टर्न एक और साइफोन बन जाएगा एक, और जहां पर टर्बुलेंस ज्यादा है वहां पर फिर स्टेनोसिस और फिर वहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस है। और जब आप इस तरीके से टर्न करोगे तो एकदम से ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो सकती है, तो न्यूरोलॉजिकल ट्रांजिएंट सिम्टम्स इवन क्रिएट हो सकते हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं ना और एकदम से आप अपना हेड पीछे नेक से मूव करके पीछे देखते हैं जैसे, तो यहाँ पर इवन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो सकती है। तो आजकल इसकी भी इवन एंजियोप्लास्टी हो रही है वर्टिब्रल आर्टरी को, और इसी जगह पर ही खास तौर पे इसको सबऑक्सिपिटल प्लेक्सस, सबऑक्सिपिटल ट्रायंगल कहते हैं, इसी जगह पर इसकी एक्सेस होती है। ये इसका थर्ड पार्ट है। जैसे पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में सबक्लेवियन आर्टरी का थर्ड पार्ट होता है, वैसे वर्टिब्रल आर्टरी का थर्ड पार्ट सबऑक्सिपिटल ट्रायंगल ऑफ नेक में एक्सेस किया जाता है, वो इधर से इसकी स्टेंटिंग करते हैं। तो यहां से ये आर्टरी है, और इस आर्टरी को यहां पर आप देखें वर्टिब्रल आर्टरी, और ये वर्टिब्रल आर्टरी का सीधा टारगेट जो है आगे से, फिर आपको पता है दोनों वर्टिब्रल आर्टरियां जुड़ के फिर बेसिलर बनाएंगी, और इस रास्ते में ये अपने मेडुला को, ये सारी मेडुलरी आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, एंटीरियर स्पाइनल, पोस्टीरियर, ये आपने ब्रेन में देखी। तो इसकी मेजर आर्टरी आप अंदाजा लगाएं, ब्रेन के सारे ये पोस्टीरियर सर्कुलेशन इसी से आती है, वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम। दो वर्टिब्रल जुड़ के फिर बेसिलर, और बेसिलर से फिर टूटेगी तो पोस्टीरियर सेरिब्रल, ये पोस्टीरियर सेरिब्रल सर्कुलेशन है, यानी सेरिब्रम का भी पीछे का हिस्सा, वो सारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन भी। और यही नहीं, ऊपर से ब्रांचेस फेंकेगी नीचे आपके वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड को भी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेजर हिस्सा इसकी जिम्मेदारी। ये इसकी पहली ब्रांच। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको फिर एक और ब्रांच मिलेगी, ये एक और ट्रंक है। यहाँ पे शार्ट एंड वाइडर जो आर्टरियां होती हैं उनको मूवमेंट ट्रंक्स कहते हैं, जैसे यहां पर है, क्योंकि इसका एक ब्रांच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका टार्चुअस कोर्स होता है एक और टार्चुअस आर्टरी तक है, क्योंकि आप खासा सुपरफिशियल होते हैं यहां पर। तो प्रीवर्टिब्रल रीजन के बाहर जो कंटेंट्स हैं आपके, जैसे ट्रेकिया है, सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रेकिया, सर्वाइकल पार्ट ऑफ ईसोफेगस, कुछ हिस्सा आपका थायराइड का, हालांकि थायराइड का ऊपर का हिस्सा सप्लाई कर चुके हैं आप, कुछ लेरिंक्स का हिस्सा लोअर पार्ट, पैराथायराइड ग्लैंड्स खुद, ये आगे के जो हिस्से होते हैं ना, जो सुपरफिशियल वाले हिस्से हैं प्रीवर्टिब्रल रीजन के बाहर, ये जिम्मेदारी इसकी है, इस ट्रंक की। और ये ट्रंक अभी क्या करेगा, ये ट्रंक जैसे बाहर निकलेगा एक ब्रांच तो ये विसरल दे देगा सीधी ऐसे जिगजैग होती हुई, इसका नाम है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, वन ऑफ द वेरी कॉम्प्लेक्स एंड यू से वन ऑफ द मोस्ट टार्चुअस ब्रांचेस हियर इन योर हेड एंड नेक इज दिस। ये आपके थर्ड टार्चुअस आर्टरी है आफ्टर फेशियल, वर्टिब्रल और अब ये इंफीरियर थायराइड। प्राइमरी आर्टरी ऑफ ब्लड सप्लाई है नेक की, ये कोई चीज छोड़ेगी नहीं, जो भी प्री वर्टिब्रल रीजन से बाहर पाएंगे ना आप, जैसे आपने यहां पे देखा था ना, ये जो आप ये देखेंगे, ये प्री वर्टिब्रल रीजन के बाहर क्या क्या, ये आपका ईसोफेगस, ये आपका ट्रेकिया, ये थायराइड, तो थायराइड के बाद ये जो पैराथायराइड वगैरह, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे ये इंफीरियर थायराइड से सप्लाई होंगे, जो उस ट्रंक की कंटिन्यूएशन है, जिस ट्रंक को उठाया है हमने। ये देख रहे हैं जी, ये ट्रंक है, ये छोटा सा है, वाइडर शॉर्टर है, उसकी ये टार्चुअस आर्टरी है। लेकिन ये ट्रंक जो अभी मैंने उठाया है यहां से, इसकी ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, लेकिन इसकी दो आर्टरियां और लेटरल साइड से ऐसे फेंक देगी, ऐसे एक तो नीचे ही आ जाएगी, और ये नीचे आ जाएगी, जाहिर है यहां से जो फेंकी होगी नीचे माने पीछे की तरफ, वो चली जाएगी स्केपुला की तरफ, उसका नाम पड़ जाएगा सुप्रा स्केपुलर आर्टरी। और आपको बताया कि बड़ा जबरदस्त आर्टरी है, ये फिर एनास्टोमोस करती है यहाँ पर सुप्रा स्केपुलर विद द डार्स स्केपुलर एंड सब स्केपुलर, ताकि ये एनास्टोमोस बन जाए अराउंड द स्केपुला। ये कोलेटरल सर्कुलेशन है एक तरह से पहले पार्ट। अब क्यों कोलेटरल सर्कुलेशन, कहां से कहां तक, अब देखिए यहाँ एक्सिलरी है ना, एक्सिलरी फिर जो है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है,
आप बाईपास करेंगे किसके बीच में? इसके पहले हिस्से और इसके तीसरे हिस्से के बीच में बाईपास करेंगे ना, ताकि बीच के बाबा इसके और इसके बीच में, तो ये बीच का हिस्सा अगर कहीं भी बैंड आ गया और ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई तो बाईपास हो जाएगा। बाईपास आप किसके बीच में करेंगे? जाहिर है सबक्लेवियन के पहले हिस्से और एक्सिलरी के आखिरी हिस्से के बीच में, और एक्सिलरी के आखिरी हिस्से से लंबी आर्टरी निकलती है सबस्केपुलरस, और जबकि इसके पहले हिस्से से निकलती है ये सुप्रास्केपुलर। तो सुप्रास्केपुलर सबस्केपुलर को मिला दें आप, इस बीच में कहीं भी गड़बड़ को कट ऑफ ब्लड सप्लाई आ गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अपर लिम्ब को सप्लाई मिलती रहेगी। समझ? तो ये यहां पर होगा, ये सबस्केपुलरस है, तो ये सुप्रास्केपुलर है, और दूसरी को नेक में ही रोक दें। नेक में रोक के क्या करेंगे? नेक में रोक के आप नेक के सुपरफिशियल स्ट्रक्चर सप्लाई करेंगे। डीप क्यों नहीं भाई? डीप क्यों? ये तो बाहर निकल आई है ना। आप कहेंगे ये बाहर कैसे निकली है? ये तो अंदर प्रीवर्टिब्रल रीजन में फंसी हुई है। कौन? ये आर्टरी जिसने 3 दी हैं, ये ट्रंक जिसने 3 ब्रांच दी। एक तो बड़ी मेजर आर्टरी दी, कौन सी? इंफीरियर थायराइड, जहां से निकालेंगे आप एक इंफीरियर लैरिंजियल भी, और इंफीरियर लैरिंजियल क्या करेगी? किसी न किसी नर्व के साथ जाएगी। और नर्व कौन सी? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। जहां से रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एंटर हुई है बिलो द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ योर इंफीरियर कंस्ट्रक्टर, वहां से तो ये भी अंदर, ये भी अंदर, तो बिलो वोकल कॉर्ड्स की सारी सप्लाई, लैरिंग्स की सप्लाई ये इंफीरियर लैरिंजियल करेगी, और साथ में इंफीरियर पैराथायराइड को भी सप्लाई करेगी, थायराइड का नीचे का हिस्सा भी सप्लाई करेगी। ये सारा काम इंफीरियर थायराइड का, और इसको देख के फिर इसोफेगस को भी, तो फिर ट्रेकिया को भी, ये सब काम इसका है। ये प्राइमरी ब्लड सप्लाई है नेक की आपकी इंफीरियर थायराइड। जो आपने कैरोटिड को इतना उछाल के डिस्कस करते हो, कैरोटिड ने तो आपको कैरोटिड ने तो आपको घास ही नहीं डाली है। ये सारा काम बेचारी ये कर रही है। कौन? इंफीरियर थायराइड, वो भी किसकी ब्रांच? थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच। और वो किसकी ब्रांच? आप अंदाजा लगाएं, 3rd जनरेशन आर्टरी है। कहां वो आपने शेयरग उठाई थी, उसने आपको घास ही नहीं डाली है। घास डाली है किसने? जाके सबक्लेवियन की 3rd जनरेशन आर्टरी ने। खुद सबक्लेवियन डालती तो भी समझ में आता था। सबक्लेवियन के थायरो सर्वाइकल ट्रंक ने, और थायरो सर्वाइकल ट्रंक की एक ब्रांच इंफीरियर थायराइड में, उसने जाके ये सारे काम किए। लेकिन इस वक्त जब ये निकली होगी थायरो सर्वाइकल ट्रंक, जब ये इमर्ज हुआ होगा, तो क्या समझते हो? ये डीप टू प्रीवर्टिबल रीजन होगा कि सुपरफिशियल टू प्रीवर्टिबल रीजन होगा? जाहिर डीप होगा। क्यों? क्योंकि सबक्लेवियन खुद डीप है। अब डीप टू सबक्लेवियन, ये तो इसका मकसद है कि डीप टू प्रीवर्टिब्रल अगर होगा तो मैं अंदर ही 3 कर दूं और फिर एक एक करके निकालूं, या ट्रंक को पेनिट्रेट करके बाहर 3 करूं? क्या सही है? बाहर 3 करूं, इसलिए क्योंकि अंदर मैंने अगर इनको 3 बना दिया तो हो जाएंगी छोटी, और छोटी आर्टरियों को 3 सुराख करके मैं बाहर निकालूं। इससे बेटर नहीं है कि मैं ट्रंक को बाहर निकालूं? को ट्रंक जो है वो प्रीवर्टिब्रल रीजन में प्रीवर्टिब्रल फेशा को पेनिट्रेट करके उसका दबाव बर्दाश्त कर सकता है। आप इसको एक दफा फ्री करो बाहर और उसके बाद 3 में बांट दो। अब ऐसा ही नहीं हुआ था यहां पर, अगर आप याद करें, इस जगह पर एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट ने दिया था थोरेकोएक्रोमियल ट्रंक। उसकी 4 ब्रांचेस होती हैं। इट इज कॉल्ड एक्रोमियल, देन पेक्टोरल, देन क्लेविकुलर, देन डेल्टाइड। 4 ब्रांचेस। ये नहीं होता है कि वो थोरेकोएक्रोमियल ट्रंक अंदर ही बैठ के एक्सिला में डीप टू द क्लेविपेक्टोरल फेशा 4 होके फिर 4 अलग अलग निकले। नहीं, पहले थोरेकोएक्रोमियल ट्रंक बाहर आता है, फिर 4 में डिवाइड होता है, क्योंकि छोटी आर्टरियां होती हैं। छोटी आर्टरी को एक एक को तकलीफ क्यों देते हो? खुद बाहर आ जाए उसके बाद। तो यहां पर भी ये प्रीवर्टिब्रल रीजन से जैसे बाहर आ गया, ये फ्री हो गया, और फ्री होने के बाद 3 में एक इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और इंफीरियर थायराइड, थायराइड वायराइड बाहर बैठा हुआ है ना, तो बाहर आओ। बाहर आके सब इसोफेगस बाहर है, ट्रिकिया बाहर है, थायराइड बाहर है, सब बाहर है, तो बाहर आओ। और उसके बाद फिर जो पीछे जेग लेके चले गए, तो फिर आपने सुप्रास्केपुलर, और उसके बाद नेक में रह गए सुपरफिशियल सर्वाइकल। इसलिए क्योंकि कुछ सर्वाइकल है, कुछ थायराइड है, इसलिए इस ट्रंक का नाम पड़ गया है थायरो सर्वाइकल ट्रंक। हालांकि स्केपुलर भी है, लेकिन हम ऐसे तो नहीं नाम डालेंगे, स्केपुलर भी तो ज़ाहिर है। तो 2 आर्टरियां सुपरफिशियल हैं, और एक आर्टरी जो तीसरी आर्टरी वो भी सुपरफिशियल है, लेकिन ये खुद पहले डीप है, ये बाहर निकल के सुपरफिशियल हो जाएगा। सुपरफिशियल मींस आउटसाइड द प्रीवर्टिब्रल रीजन। और उसके बाद ये आपका इंफीरियर थायराइड आर्टरी, तो आपका नेक के अंदर सारे विसरा सप्लाई है, नेक के सुपरफिशियल स्ट्रक्चर सप्लाई है, एनास्टोमोस भी आपको मिल गया। लेकिन मामला सिर्फ यहां ये नहीं है कि पहला पार्ट आपको ये 2 ब्रांचेस दे रहा है, थायरो सर्वाइकल ट्रंक एंड वर्टिब्रल, अपनी कॉन्केविटी से एक ब्रांच नीचे भी फेंक रहा है,
अब जो नीचे देखेगा तो नीचे तो थोरेक्स है, आप अंदर डाल दो थोरेक्स में इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आपको पता है स्टर्नम के पैरेलल यहाँ पे रन करेगी, कास्टल कार्टिलेज को क्रॉस करती जाएगी, इंटरकास्टल में एक एक करके ब्रांचेस डालती जाएगी, जब तक पहुंच ना जाए वो 6 इंटरकास्टल स्पेस पे, वहां पर वो टर्मिनेट हो जाएगी। एक सीधी एब्डोमेन में चली गई जिसको हम कहते हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, और एक चली गई ऊपर ओवर द डायफ्राम जिसका आदि मस्कुलोफ्रेनिक। ये फिर आपके सबक्लेवियन की इंपॉर्टेंट ब्रांच इंटरनल थोरेसिक। अब अंदाजा लगाएं किधर वो सेरिब्रम की विजुअल एरिया सप्लाई कर रही है और कहां वो एब्डोमेन का लोअर पार्ट सप्लाई कर रही है, अपर पार्ट ऑफ द रेक्टस शीथ में बैठी हुई है। एक ही आर्टरी, रेंज देखें आप और नाम बेचारी का देखें, कहां वो विजुअल एरिया ऑफ योर सेरिब्रम, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, द ब्रांच ऑफ वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम ऑफ वर्टिब्रल, और किधर वो रेक्टस शीथ का कंटेंट। कोई सोच भी सकता है रेक्टस शीथ का कंटेंट, अंदाजा लगाएं। और बेचारी का नाम देखें, सबक्लेवियन। अब उसके साथ ये इसका दूसरा पार्ट, तो इसके फर्स्ट पार्ट के ये 3 ब्रांचेस हैं, लेकिन वो जो दूसरा पार्ट जो छुपा हुआ है इस वक्त, उस पर फिर एक और ट्रंक है। इस रीजन में देखें ट्रंक कितने हैं, थायरोसर्वाइकल ट्रंक, थोरेकोएक्रोमियल ट्रंक, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ये आर्टरियां जो होती है ना, जो शॉर्ट एंड वाइडर आर्टरीज होती हैं, उनको हम ट्रंक्स भी कहते हैं। तो जहां पर ये ट्रंक इसमें, जो तो आप हटाएंगे ना जैसे, तो ये सेकंड पार्ट में छुपा हुआ एक ट्रंक आपको यहां फील होगा, और वो ट्रंक का काम ये है कि ये भी फौरन निकल के 2 में स्प्लिट हो जाए, लेकिन ये प्रीवर्टिब्रल रीजन से बाहर ना आए, ये अंदर ही रहेगा। जो अंदर रहेगा तो एक नेक में ही रहेगा within perivertebral region to supply perivertebral muscles, and it will also supply some branches which will enter into the intervertebral foramina. ये लेटरल जो आपको सेगमेंटल आर्टरीज होती हैं जो स्पाइनल कार्ड को सप्लाई करेंगी। स्पाइनल कार्ड सिर्फ आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरियों से नहीं होता, फीडर आर्टरियों से भी होता है। कौन से रीजन में, जिस रीजन में जो हो, तो इस रीजन में कौन है, इस रीजन में ये है जो डीपली बाहर नहीं निकली, अंदर ही रही, तो डीप सर्वाइकल आर्टरी इसने सप्लाई किया स्पाइनल कार्ड का वो सर्वाइकल वाला रीजन। तो आप कहेंगे नीचे कौन करेगा, पोस्टीरियर इंटरकास्टल आर्टरीज करेंगी। इससे नीचे वर्टिब्रल कॉलम को कौन सप्लाई करेगा, लंबर आर्टरीज। इससे नीचे आप बोलेंगे है ही नहीं भाई, वो नहीं है, लेकिन कार्डियक वेना तो है, उसको सप्लाई करेगी लेटरल सेक्रल आर्टरीज। हर जगह पर आपको डीप आर्टरियों का एक चेन मिलेगा जो एक एक करके ब्रांचेस इंटरवर्टिब्रल फोरामेना में डाल देगा। हर इंटरवर्टिब्रल फोरामेन जिससे नर्व बाहर निकलती है उससे आर्टरी अंदर जाती है। और कौन आर्टरी, जो जिस जगह पे रह रहा है मेजबानी वही करेगा। और यहां कौन कर रहा है, यहां डीप सर्वाइकल। और उसके बाद जो बाकी आर्टरी बच गई वो आप पीछे फेंक देंगे, कहां, थोरेसिक केज पे। ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगी, कम से कम 2 एरियाज तो कवर कर ही लेगी। पोस्टीरियर साइड से 2 इंटरकास्टल स्पेसेस कवर कर लेगी, इसलिए आप इसका नाम इंटरकास्टल आर्टरी डाल दें। लेकिन क्योंकि ऊपर की 2 एरियाज कवर कर रही है तो 2 ब्रांचेस बनाई देगी। ये कौन सी, पोस्टीरियर इंटरकास्टल आर्टरीज बना देगी। इसलिए इस आर्टरी को हम कहेंगे सुपीरियर इंटरकास्टल आर्टरी, जो किस ट्रंक से निकला है, इस ट्रंक से, जिसने दूसरी कौन सी ब्रांच दी है, डीप सर्वाइकल। तो जब उसने पार्टली सर्वाइकल दी है, पार्टली कास्टल दी है, तो ट्रंक का नाम ही क्यों नहीं डाल देते, कास्टो सर्वाइकल ट्रंक। तो इसका नाम है कास्टो सर्वाइकल ट्रंक। और डीप सर्वाइकल आर्टरी का अगर मूड हो गया तो एक ब्रांच इसकी तरह, इंटरकास्टल की तरह ऐसे भी फेंक सकती है, उसका नाम पड़ सकता है डार्सल स्केपुलर आर्टरी, अगर इसका मूड हो गया तो। अगर मूड नहीं हुआ तो डार्सल स्केपुलर आर्टरी थर्ड पार्ट से सेपरेटली भी निकल सकती है, लेकिन ज्यादातर सेकंड पार्ट के इससे डीप सर्वाइकल आर्टरी से निकल आती है डार्सल स्केपुलर। आल्सो एनास्टोमोसिस इन दी स्केपुलर एनास्टोमोसिस आल्सो कंट्रीब्यूट्स। तो ये इसके 2। तो थर्ड जो पार्ट है दैट इज द ब्रांचलेस पार्ट ऑलमोस्ट। और जो थर्ड पार्ट ब्रांचलेस होता है वो कहां आता है, वो थर्ड पार्ट जो ब्रांचलेस होगा वो खुद सोच सकते हो कि दैट विल कम इनटू द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। तो ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में होता है। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में जो आपको पार्ट मिलेगा दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी जो ब्रांचलेस है। अगर डार्सल स्केपुलर आर्टरी डीप सर्वाइकल से न निकली तो ब्रांचलेस, अगर न निकली तो फिर यहां से भी थर्ड पार्ट से डार्सल स्केपुलर आर्टरी। तो डार्सल स्केपुलर आर्टरी हुई है, ये सब क्लेवियन की ब्रांचेस है। थायरोसर्वाइकल ट्रंक बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक में आप चुप करके बैठ जाओगे कि थायराइड को कौन सप्लाई करेगा। आप थायराइड को, ये 2 आर्टरियां तो है, लेकिन थायराइड को एक सिंगल आर्टरी भी होती है जिसको हम कहते हैं थायराइड ईमा आर्टरी। ये सिंगल आर्टरी, ये उम्मन ट्रेकियोस्टोमी में उनमें कभी कभी इंजर हो सकती है, इसलिए कहते हैं कि ये इंफीरियर थायराइड वेन और थायराइड ईमा आर्टरी, इसको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा, बिकॉज इट रन्स इन द मिड लाइन।
समझ गए? तो ये उम्मन आप तो नेक में कोई ऐसी चीज़ आपकी ना डीप ना कोई सुपरफिशियल, कोई ऑर्गन आपका ऐसा नहीं है जो आपका सप्लाई नहीं हुआ हो। फेरेंक्स, नेजल कैविटी, ईयर, आई बॉल, साथ में जितने भी ग्लैंड्स हैं वो, उसके साथ फेस, स्कैल्प, जितनी भी सप्लाई है आपकी वो आपकी आर्टरियों के साथ। इसलिए उनकी सप्लाई सेपरेटली याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप 2 आर्टरियों को पकड़ो, उसकी जड़ से पकड़ के बाहर ले आओ, आपकी 20, 25, 30 मुख्तलिफ आर्गन्स की सप्लाई आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। 2 ही तो आर्टरियाँ हैं, उन्हीं की ब्रांचेस को आप फैलाओ। लेकिन वो तब आपको समझ में आएगा जब आपको पहले उसकी ऑस्ट्रोलॉजी अच्छी की हुई है। अब ये जितनी भी आर्टरियां आपको बताई गई हैं ना, इन्हीं के नामों पर वेन्स भी हैं। तो अब वो उन वेन्स को जोड़ना, मेरा नहीं ख्याल है कि हम चुप करके, अगर हम बगैर एक म्यूट करके हम एक डायग्राम बना लें रेड कलर से, ये हमारी आर्टरियां हैं, उन्हीं से हम रिटर्न करके वेने ब्लू से बना लेंगे और उनके नाम आपको आते जाएंगे, और उनको मिला के थोड़ा अरेंजमेंट उनके ड्रेनेज का डिफरेंट हो जाएगा, वो देख लेंगे हम, तो हमारी वेन्स भी हमें क्लियर हो जाएंगी। और उन वेन्स में खास तौर पे जो कुछ साइनसेस हैं, कुछ वेन्स हैं, कुछ जुगुलर्स हैं, इनको यहाँ पर देख के उनके साथ फिर हम जोड़ देंगे फिर लिम्फेटिक्स। ये लिम्फेटिक्स और वेन्स की क्लास हम एक ही क्लास में हम ख़त्म कर देंगे, कोशिश यही होगी हमारी। एंड देन नर्वस सिस्टम के अंदर जो चीज़ें कुछ रह जाएंगी हमारी, दैट विल बी सिंपैथेटिक चेन है और सर्वाइकल प्लेक्सस है। थोड़ा बहुत तो हो गया है, उसमें भी कोई इतना मसला नहीं है, वो एक ही सेटिंग में हो जाएगा, क्योंकि सिंपैथेटिक चेन में ये सारे जितने गेंग्लियान है आइडिया में आ चुका है, पैरासिम्पैथेटिक गेंग्लियान हो चुके, और सर्वाइकल प्लेक्सस को इंसा सर्वाइकल मेन चीज़ थी, बाकी चंद चीज़ें हैं उसमें वो भी हमारी हो जाएंगी आराम से, उसमें भी कुछ ना लंबा चौड़ा नहीं है यहाँ पर। तो ये नर्वस वाला पोर्शन भी ये हो जाएगा। उसके बाद फिर एक कंप्लीट फिर पैकेज हम करेंगे फॉर द क्लिनिकल्स ऑफ द हेड एंड नेक, खास जो बच गए हैं और वो जिनके सिनेरियो डेवलप होते हैं, क्योंकि हमारे काम के हैं वो ज़्यादा, ऐसे नहीं है कि जस्ट वैसे पता हो हमें इनके बारे में, नहीं, वो जो क्लिनिकल सिनेरियो डेवलप होता है कि हमें सिनेरियो समझ में आ जाए, तो वो सिनेरियो को ही फोकस करके हम ऐसे ही क्लिनिकल्स उठा लेंगे यहाँ पर। दिस विल बी नेक्स्ट।